हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स से 2026 के लिए यह है टारगेटेड क्लास और इसमें इतिहास विषय की हम कर रहे हैं क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट और जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में जो है कर रहे हैं ज़बरदस्त रिवीजन। और इसी क्रम में जो है हमारी अगली श्रृंखला है और इसमें जो है हम आज चर्चा करेंगे वो होगा हमारा टॉपिक जो है ख़ास तौर से हम बात करेंगे। हम पहुंच चुके थे साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन सब हो चुके थे हमारे। अब जो है हम यहाँ पर बात करेंगे 1900 जो 35 के अधिनियम के तहत प्रांतीय चुनाव हुए थे, ये 1937 में हुए थे, इनकी चर्चा करेंगे। इसके पश्चात जो है हम बात करेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह तक, जो कि 1940 में हुआ था। यानी कि हमारा सफ़र जो है आज की क्लास में 1937 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 1940 तक चलेगा। और जो हमारा दूसरा पार्ट है आज का, उसमें जो है हम क्या करेंगे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे। और ये वो आंदोलन है गांधी जी का जो कि अंतिम आंदोलन था और इसे कभी वापस नहीं लिया गया था। इसका अंतिम परिणाम भारत की आज़ादी के रूप में सामने आया था। तो चलिए, सभी का स्वागत है और लगातार मेहनत करते रहिएगा ज़बरदस्त तरीके से और साथ बनाए रखिएगा। हम भी जो है क्या कर रहे हैं, अपना फुल क्षमता के साथ में जो है प्रीलिम्स से 2026 के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज या कल में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम स्ट्रेटजी में जो है थोड़ा सा चेंज करेंगे जैसा जो कुछ होगा। परंतु अभी जो है हम 31 दिसंबर तक जो है जो लक्ष्य रखा हुआ था फ्रेंड्स, जो है अपना लक्ष्य पूरा करना जो है बहुत ज़रूरी होता है। ये जो है कभी न कभी हमें क्या करता है, आगे बढ़ने के लिए हमेशा कॉन्फिडेंट देता है। और मैंने जैसा कि कहा था कि दिसंबर के महीने में आपका इतिहास विषय जो है पूरा करेंगे। और आप जानते हैं लगभग 70 घंटे की जो है अपनी क्लासें हो चुकी हैं और 70 घंटे में क्या किया है, इस इतिहास को कैसे भी करके पूरा किया है फ्रेंड्स। चाहे आप पढ़ कर के करो, चाहे आप क्वेश्चन के माध्यम से करो, चाहे आंसर राइटिंग के माध्यम से करो या फिर डिटेल में करो, कैसा भी करो, पूरा करना जो है ना एक अपने आप में चैलेंज होता है। किसी शुरुआती बिंदु से लेकर के अंत तक चलना, चाहे वो यूनिट हो चाहे टॉपिक हो, यह जो है आपको जो है बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट देगा, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। इसी क्रम में जो है हम चलिए बात करते हैं आज के अपने टॉपिक की। इसमें हम ज़बरदस्त मैथ का भी प्रयोग करेंगे, चित्रों का भी प्रयोग करेंगे, रामबाण फैक्ट भी होंगे एक्स्ट्रा। इसमें क्या होगा कि ये जो है रिवीजन के लिए हमारे जो है बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो आसपास है हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन उनको जो है कम से कम दिमाग से गुजरेंगी तो क्या होगा, हमारा रिकॉलिंग होगी बार बार। चूँकि मैं गारंटी लेता हूँ फ्रेंड्स, मैं इतना कंटेंट दे चुका हूँ, इतनी चीज़ें करवा चुका हूँ कि आपका जो है 90% पेपर जो है इसमें मिल जाएगा। किसका? जिसका हम मतलब यूनिट 1 के अंतर्गत जो इतिहास विषय है, इतिहास विषय की बात कर रहा हूँ। 100% की मैंने गारंटी नहीं ली हुई थी। मैंने हालांकि कहा था कि 70+ क्वेश्चन जो है आपके फंसवाऊँगा, लेकिन इसमें जो है इस विषय में मैं कहता हूँ कि आपके जो है अधिकांश क्वेश्चन, यानी कि 90% क्वेश्चन जो है अपने ही कंटेंट से आ जाएंगे। बशर्ते कंडीशन होगी कि आप जो है फॉलो करने मतलब चीज़ों को किए होंगे, तभी जो है हो पाएगा। और आपको हमेशा पता है कि हमारी जो है स्ट्रेटजी क्या रहती है। हमारी जो स्ट्रेटजी है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास करते हैं, देन क्लास के बाद में क्या होता है, अपना टेस्ट होता है इन्हीं क्वेश्चनों का जो यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं। देन इसके बाद क्या होता है, अपना रिवीजन टेस्ट होता है, तब जहीं जा कर के हमारा जो है प्लान सक्सेसफुल होता है। यही जो है पूरी की पूरी एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस में चलने वाला है। ये पीडीएफ टेस्ट की जो बात करता हूँ ये आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। चलिए अब जो है हम बात करते हैं, बात करें इससे पहले जो है थोड़ा सा हम चीज़ों को समझ लेते हैं ताकि हमारा जो है माइंडसेट क्लियर रहे और चीज़ें स्पष्टता बनी रही। तो ये क्या है, ये एक जो है समकालीन घटनाओं का क्या है, मानचित्रण है और ये माइंड मैपिंग इसी को कहते हैं। और इसके माध्यम से हम जो है टॉपिक का जो आज करने वाले हैं इसके क्वेश्चन, उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा माइंड को अपने क्या करते हैं, फंडामेंटल यानी कि आधार प्रदान करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का समय लगेगा सीधे क्वेश्चन लगाने का। अगर आप नए भी हैं, अगर ये बेस समझ लेते हैं तब आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत अच्छे से मज़ा आएगा। अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो और अच्छा है, आपको और भी बेहतर होगा। अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो सीखिएगा और नेगेटिव मत जाइएगा। देखिएगा 1937 के चुनाव, ये 1937 के चुनाव क्यों हो रहे हैं, तो मुझे लगता है मैं ये बाद में आप समझ लीजिएगा, इससे बेहतर मैं जो है समझा सकता हूँ भाई। चलिए मैं जो है वैसा समझाता हूँ अपने तरीके से। देखिएगा, समझिएगा भाई, यही क्या होता है, फंडामेंटल होता है, यही जो है रिवीजन का तरीका होता है। ऐसे ही चीज़ें जोड़ी जाती हैं जैसा कि मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले चीज़ समझिएगा कि हमारे मतलब
जब अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे तो यहाँ पर जो है संवैधानिक विकास का क्रम चल रहा था, और इसी दौरान जो है यहाँ पर 19, देखिए कहाँ से मैं पृष्ठभूमि बना रहा हूँ, 1919 से बना रहा हूँ ताकि एक भी आपका कन्फ्यूजन ना रहे। 1919 का अधिनियम आया हुआ था, ठीक है। क्या आया हुआ था, देखिए चुनाव की बात आई है, दो तरीके के चुनाव हैं यहाँ पर जो है। 1919 के अधिनियम के तहत जो है केंद्रीय विधानमंडल को क्या बनाया गया था, द्विसदनीय बनाया गया था। क्या बनाया गया था फ्रेंड्स, द्विसदनीय बनाया गया था। केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया था। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो जो 1919 का अधिनियम था, इसके तहत जो चुनाव होने थे वो होने थे केंद्रीय विधानमंडल के। किसके चुनाव होने थे, केंद्रीय विधानमंडल के, केंद्रीय विधानमंडल के। और ये चुनाव कब हुए थे, 1923 में हुए थे। और स्वराज्य पार्टी ने इसमें क्या किया था, इसमें जो है स्वराज पार्टी जो कांग्रेस से अलग होकर के गई थी, स्वराज पार्टी, उसने जो है 63 सीटें, 63 कह रहा हूँ, ये मतलब बहुमत हासिल किया था। उसमें जो है जीत हासिल की थी किसने, स्वराज पार्टी ने। चीज़ों को समझिएगा। अब दूसरा जो है यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, वो चुनाव कौन से हैं, 1935 के अधिनियम के तहत हो रहे हैं। और ये चुनाव जो हो रहे हैं ये प्रांतीय विधानमंडल के हैं। किसके हैं, प्रांतीय विधानमंडल के हैं, प्रांतीय विधानमंडल के। और ये कब हो रहे हैं, ये चुनाव हो रहे हैं 1937 में। कब हो रहे हैं, 1937 में। कहो कुछ समझ में नहीं आया, देखिएगा 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए कौन आता है फ्रेंड्स, ताकि अगला कानून बनाया जा सके। कौन आता है भारत में, साइमन कमीशन आता है। और साइमन कमीशन का विरोध किया था तो भारतीयों द्वारा रिपोर्ट एक तैयार की गई थी संविधान जैसा, जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। अंततः कितना भी विरोध हुआ हो, लेकिन साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है बनकर तैयार हो गई। और इस पर चर्चा करने के लिए क्या किए गए, 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए, और 3 गोलमेज सम्मेलन के आधार पर एक खाका तैयार किया गया कानून का। उसे क्या कहते हैं, श्वेत पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, चीज़ें समझ में आ रही है ना। श्वेत पत्र 1934 की बात है, ये श्वेत पत्र आया हुआ था। अब श्वेत पत्र को क्या कर दिया गया, ब्रिटेन की संसद में जो है पारित कर दिया गया। ब्रिटेन की संसद में पारित कर दिया तो क्या बन गया, 1935 का एक्ट, यानी कि अधिनियम बन गया, कानून बन गया। ठीक है। अब देखिए 1935 के अधिनियम में बहुत सारे प्रावधान थे। जो प्रावधान काम के हैं मैं वो समझा रहा हूँ, बाकी अभी एक बार मैं संवैधानिक विकास जो है क्लास में करवाऊंगा। 1773 से लेकर के 1947 तक अपन चलेंगे कानून के रूप में। तो यहाँ पर जो हमें समझना है वो ये बात समझना कि 1935 के अधिनियम के तहत क्या किया गया था कि जो प्रांतों में द्वैध शासन लगा हुआ था, 1919 के अधिनियम के तहत जो प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था उसको क्या कर दिया था, हटा दिया था। और केंद्रीय विधानमंडल को क्या बना दिया गया था, जो ये वाला केंद्रीय विधानमंडल था इसे क्या बना दिए गए थे, 2 सदन बना दिए गए थे। कितने सदन बना दिए गए थे, 2 सदन बना दिए गए थे। कौन कौन से, एक मतलब जिसे आज राज्यसभा कहते हैं, दूसरा लोकसभा, या यूँ कहिएगा एक विधानमंडल मतलब जब 2 इस तरह पर बनता है, यूँ रखिएगा। ये जो केंद्रीय विधानमंडल था इसे क्या बना दिया गया था, मतलब द्विसदनीय यानी दोहरे स्तर पर बना दिया गया था। एक स्तर कहाँ पर होता था, केंद्र में होता था, और एक स्तर कहाँ पर होता था, प्रांत में होता था। शुद्ध सी बात करूँ, जैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा है और क्या है, भारत में सांसद है। तो भारत में क्या है, भारत में लोकसभा है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी तो एक विधायिका है ना प्रांतों के अंदर, तो प्रांत राज्य को ही बोलते थे। तो मध्य प्रदेश में क्या है, एक विधानसभा है। तो इसी प्रकार से ये विधानमंडल 2 सदन का बन गया था 1935 के अधिनियम के तहत। तो केंद्र वाला अलग हो गया, प्रांतों वाला अलग हो गया। तो प्रांतों के जो चुनाव हो रहे थे वो हो रहे थे 1937 में। क्या चीज़ें मैं समझा पाया, मुझे उम्मीद है मैं समझा पाया हूँगा। अगर नहीं आया है तो भाई अब सामने तो नहीं बैठे हो, वरना पता चल जाता। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगली बार देखेंगे हम जो है हमेशा आपके साथ में ही बने रहेंगे। तो चीज़ें जो भी डाउटफुल हैं बस याद रखिएगा, प्रश्न वो पूछा करो जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, जो यहाँ पर बताई गई हैं। और मतलब एक आदमी की क्या होती है, क्षमता होती है अपनी पढ़ने की भी, ऐसी हमारी भी क्षमता है कि मतलब अपने सिलेबस के दायरे में ही जो है हमसे चीज़ें बनती हैं। अगर आप कहो कि पीएचडी होल्डर हैं तो ऐसा नहीं है। तो 1937 के अधिनियम में चुनाव होता है, और 1937 के अधिनियम के चुनाव का परिणाम ये होता है कि जो उस समय पर कुल 11 प्रांत बनाए गए थे। किसके तहत, 1935 के अधिनियम के तहत कुल कितने प्रांत बनाए गए थे, 11 प्रांत बनाए गए थे। इन 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में, इन 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार किसकी बनती है, 8 प्रांतों में सरकार बनती है कांग्रेस की। किसकी बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है। इसके अलावा
एक दो प्रांतों में मतलब गठबंधन करके सरकार बना ली जाती है, मोहम्मद अली जिन्ना को एक भी जो है एक क्षेत्र मिलता है या एक भी नहीं मिलता है, तो आगे चल करके देखेंगे, क्वेश्चन में आएगा, व्याख्या होगी। तो यहाँ से क्या होता है फ्रेंड्स, जो मोहम्मद अली जिन्ना था इसको भूत चढ़ता है। कौन सा भूत चढ़ता है कि मेरा राजनीति में कभी जो है कांग्रेस के आगे चलने वाली नहीं है। इसलिए जो खास बात निकल करके आती है, मोहम्मद अली जिन्ना अब क्या करेगा, सीधे पाकिस्तान की मांग करेगा। क्या करेगा, पाकिस्तान की मांग करेगा। और 1940 में ये द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे जिन्ना साहब, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे। और इस सिद्धांत के तहत हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग धर्म ही नहीं हैं, दो अलग अलग राष्ट्र हैं, ये किसने कही। यहाँ से पाकिस्तान की मांग खूब चलने लगती है 1937 के चुनाव के परिणाम के पश्चात। दूसरी तरफ क्या हुआ फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि 1939 में क्या हुआ, विश्व युद्ध शुरू हो गया, दूसरा विश्व युद्ध। इस विश्व युद्ध में कांग्रेस का मन था कि भाई हम जो है सरकार चला रहे हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुमत है हमारे पास में जनता का, अब जो है अंग्रेज हमारे उससे चलेंगे। तो कांग्रेस ने अपना उद्देश्य रखा कि पूरी सरकार की सत्ता किसको सौंप दे, हमें सौंप दे, जो कि पूर्ण स्वराज्य पहले से ही पारित हो चुका था, आज़ादी लेने के पूरी मूड में थे और जनता का साथ था। तो कांग्रेस का मन था कि सत्ता किसके हाथ में सौंप दे, कांग्रेस के हाथों में सौंप दे, यानी कि सरकार भारतीयों को सौंप दे, और भारत जो है फिर क्या करेगा, अंग्रेज़ों की सैन्य मदद करेगा विश्व युद्ध में। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, अपने बल का प्रयोग किया और कांग्रेस से बिना पूछे ही भारत की सेना को क्या कर दिया, जो सेना थी उसे विश्व युद्ध में भेज दिया। इस बात से क्या हो गई, कांग्रेस नाराज हो गई और कांग्रेस ने 8 के 8 प्रांतों से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। अब ये पता है क्या हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। किसकी तैयार हो रही है, 1942 की पृष्ठभूमि तैयार। लेकिन विश्व युद्ध के दौरान जब विश्व युद्ध चल रहा था, कांग्रेस इस्तीफा दे चुकी थी, जनता गुस्सा में थी। इस समय पर जो है वो नहीं चलाया गया, क्या, भारत छोड़ो आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन नहीं चलाया गया। गांधी जी का मानना था कि इस समय अंग्रेज जो है उसमें बिजी हैं और अगर हमने इस टाइम पर आक्रोश किया तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ की गुस्सा जो है हमारे ऊपर टूट पड़े और यहाँ व्यापक नरसंहार हो जाए। तो गांधी जी ने ये जो है नरसंहार ऐसा सोच करके जो है ये आंदोलन ना किया। हालांकि गांधी जी पर यहाँ पर कई प्रकार के लोग आरोप लगाते हैं कि चलाना चाहिए था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जैसा भी है तैसा भी है। तो गांधी जी ने इसी कारण से नहीं ये बड़ा आंदोलन चलाया था 1940 में जब ये विश्व युद्ध शुरू हुआ था, क्योंकि गांधी जी को लगता था कि ये हमें आज़ादी सौंप देंगे और हम जो है यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन नहीं चलाते हैं। क्योंकि एक दूसरा भी कारण था भाई कि जब विश्व युद्ध हो रहा था तो दो शक्तियाँ थीं, एक थी धुरी शक्तियाँ, धुरी राष्ट्र, और एक थे सहयोगी राष्ट्र। और ब्रिटेन जो है किस में था, सहयोगी राष्ट्रों में क्या था, ब्रिटेन था। और धुरी राष्ट्रों में जो थे जर्मनी के हिटलर वगैरह थे, जर्मनी था, जापान था, ऑस्ट्रिया था, ये जो है इसमें थे। तो ये जो है कहीं ना कहीं ये मतलब और भी खतरनाक थे, ये इनकी तुलना में ये और खतरनाक थे। तो गांधी जी कहते थे कि अगर अंग्रेज हार जाएंगे, विश्व युद्ध अगर अंग्रेज हार जाएंगे तो शासन किसका हो जाएगा दुनिया में, इनका हो जाएगा। और जर्मनी जापान जो है, जापान चूँकि पहले से आक्रमण कर रहा था, वो मतलब अंग्रेज़ों के क्षेत्रों में कब्जा कर रहा था। तो गांधी जी का मानना था कि अगर इनके चपेट में कहीं भारत आ गया तब ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। यही सोच करके उन्होंने 1940 में जो है बहुत बड़ा अखिल भारतीय आंदोलन नहीं चलाया था। लेकिन गांधी ने कहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंग्रेज़ों का विरोध नहीं करते हैं, हम जो है क्या करेंगे, अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे। इसके लिए गांधी जी ने क्या चलाया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था, जिसका मतलब होता है कि विरोध तो हो रहा है लेकिन इसमें जो है ऐसा नहीं है कि मतलब क्रूरतापन है। तो ये पूरी चीज़ें हैं 1940 तक जो है क्या करेंगे, चीज़ें समझेंगे। तो हमने क्या किया, शुरुआत के जो है हमने लगभग 15 मिनट का जो है ये कॉन्सेप्ट समझा। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यही सब लिखा हुआ है यहाँ पर कि 1937 का चुनाव, 8 प्रांतों में जो है कांग्रेस की सरकार, प्रांतीय स्वायत्तता यहाँ से आरंभ होती है। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किस अधिनियम में था, तो ये 1935 के अधिनियम में था और चुनाव जीतने के बाद ये व्यवहारिक रूप में आ गई थी।
1938 से 39 सुभाष चंद्र बोस का युग रहता है, तो इसमें हम थोड़ा सा देख लेंगे ये हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी संकट, फॉरवर्ड ब्लॉक। हालांकि अभी सुभाष चंद्र बोस की एक अलग से क्लास होने वाली है जिसमें आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के योगदान को हम देखेंगे। इसी समय पर सुभाष चंद्र बोस भी एक्टिव हैं, लेकिन वह क्रांतिकारी तरीके से हैं, तो उनका भी हम जो है अगली क्लास में देखेंगे। 1939 में विश्व युद्ध जो है शुरू हो चुका है और कांग्रेस का इसमें जो है इस्तीफा हो जाता है। मुस्लिम लीग जो है मुक्ति दिवस मनाती है। मुस्लिम लीग क्या हो जाती है? खुशी हो जाती है कि वाओ मुक्ति मिल गई। अभी देखेंगे, ये भी प्रश्न आएंगे सब। 1940 में क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव आता है। ये अंग्रेज लेकर के आते हैं चूरन देने के लिए कि भाई हमें बढ़िया आज़ादी देना है, थोड़ा सा रुक जाइए, हम विश्व युद्ध से निपट जाएं, परंतु इसे जो है बुरी तरीके से नकार दिया जाता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों द्वारा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है और 1947 में आज़ादी होती है। ये क्या है? खाका है। बाकी हम इसकी गहराई में प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या करेंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो तो आपके सपोर्ट के लिए हर तरीके से क्या है, तैयार हैं। तो आपका भी ड्यूटीज बनता है कि आप भी क्या करें, इतना सपोर्ट करें अगर आपको इतनी सब कुछ चीज़ें मिल रही हैं। चलिए देखिएगा, वर्ष 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव। तो कौन सा प्रश्न चल रहा है? 1937 के विधानसभा चुनाव का है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्नलिखित में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला हुआ था? अगर हम बात करें कि जो 1935 के चुनाव हुए थे, ये कौन से चुनाव थे? ये प्रांतीय स्तर के चुनाव थे। और इसमें अगर फ्रेंड्स से बात की जाए, इसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी थी। इसके अलावा इसमें मुस्लिम लीग एक पार्टी शामिल थी। इसके अलावा इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया शामिल थी और इसमें एक पंजाब की पार्टी शामिल थी, पंजाब कृषक प्रजा पार्टी ऐसा कुछ नाम है। और इसके अलावा जो हम बात करें तो भीमराव जी की भी एक पार्टी शामिल थी इसमें, और एक पार्टी और थी, बहुत सी, एक बंगाल कृषक प्रजा पार्टी थी, बंगाल की पार्टी थी। तो ये इतनी सारी पार्टियां जो है शामिल थी। और टोटल कितने प्रांतों में चुनाव हुए थे? तो आप क्या कहेंगे? 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। और इनमें से जो है 8 प्रांतों में कौन जीत गया था? कांग्रेस जीत गई थी। तो प्रश्न पूछा है कि वो 8 प्रांत कौन कौन से थे और उनमें से देखिएगा, ये 8 प्रांतों में जो कांग्रेस जीती हुई थी, 5 में जो है स्पष्ट तरीके से जीती थी और 3 में जो है गठबंधन बना करके जीती हुई थी। तो कुल मिलाकर के कुल 8 प्रांत थे। और तो वो पूछ रहा है कि कौन सा जो है इसमें राज्य शामिल नहीं था। तो देखिए, मध्य प्रांत में जो है कांग्रेस जीती हुई थी, बिहार में भी जीती हुई थी और पंजाब में, लेकिन यहाँ पर पंजाब की जो पार्टी थी जिसका नाम था यूनियनिस्ट पार्टी, क्या नाम था? यूनियनिस्ट पार्टी थी, वो जो है यहाँ पर जीती हुई थी। यहाँ पर कांग्रेस नहीं जीती हुई थी। तो चलिए आगे देख लेते हैं, इसका विवरण देख लेते हैं, मैप भी देख लेते हैं, ताकि हमारी जो क्या बनी रहे, स्पष्टता बनी रहे। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल केवल 28 महीने तक रहा था। यानी कि जो कांग्रेस ने सरकार जीती हुई थी, बहुमत बनाया हुआ था, ये प्रश्न भी आ जाता है, कितने महीने तक शासन किया था? 28 महीने तक शासन किया था। और यहाँ पर देखिएगा, पंजाब में जो है ये लोग नहीं जीत पाए थे। और ये मैप में अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये वो क्षेत्र हैं, पीले कलर के ये वो क्षेत्र हैं जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार, सॉरी, जो हरे कलर के आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ये वाला शायद इंडियन नेशनल दिखेगा, यूपी हो गया एक। यूपी का मतलब यूनियन यूनाइटेड प्रोविंस होता था। और यहाँ पर एक प्रांत ये हो गया कांग्रेस का, यूपी, दूसरा हो गया बिहार, तीसरा हो गया सीपी यानी कि सेंट्रल प्रोविंस, जिसे मध्य प्रांत कहते हैं, तीसरा ये हो गया। और चौथा देखें तो यह असम वाला क्षेत्र हो गया और 5वां हो गया ये मद्रास वाला क्षेत्र हो गया। तो ये जो है 5 इनका क्या रहता है? मुख्यतः रहता है। बाकी जो है अन्य जगहों पर इन्होंने गठबंधन करके सरकार बनाई हुई थी। कुल मिलाकर के 8 प्रांतों में इनकी सरकार बनी हुई थी। यहाँ पंजाब में देख पा रहे हैं, यहाँ पर इनकी सरकार नहीं थी। सिंध में आई थिंक ये मुस्लिम पार्टी जीती हुई थी, सिंध वाले क्षेत्र में। और बंगाल में जो है बंगाल कृषक प्रजा पार्टी थी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी। तो पंजाब में कौन सी पार्टी? यूनियनिस्ट पार्टी। और बंगाल में जो है बंगाल कृषक प्रजा पार्टी थी। चलिए, सॉरी, तो ये जो है क्या है, इनका मैप है। बाकी अभी देखेंगे और अच्छे तरीके से।
तो व्याख्या देखिएगा भाई, कमेंट में ज़रूर बताइएगा पढ़ने में कैसा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है। बैकग्राउंड जो भी कंटेंट की क्वालिटी कम हो, गुणवत्ता कम हो, कुछ और सुधार चाहिए हो तो आप जो है बताइएगा, कह दीजिएगा, निसंदेह कह दीजिएगा कि बेकार है यदि कमी है, और यदि अच्छा है तो थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत दीजिएगा। वर्ष 1937 के चुनाव में जो है कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से कितने 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। कितने प्रांतों में? 5 में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, बाकी 3 में जो है गठबंधन करके सरकार बनाई हुई थी, कुल 8 में बनाई हुई थी। पंजाब में जो है कांग्रेस ने जीत करके, कौन जीता था? यूनियनिस्ट पार्टी जीती हुई थी, सरकार बनाई थी। कुछ अन्य फैक्ट देखिएगा, कांग्रेस ने 11 में से जो है 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। पंजाब में सिकंदर हयात खान किसके नेतृत्व में सरकार बनी थी? पंजाब में जो है सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में, यूनियनिस्ट पार्टी के जो नेता थे। बंगाल में जो है फजलुल हक के नेतृत्व में बनी हुई थी, जो कृषक प्रजा पार्टी थी। बंगाल में कौन सी पार्टी जीती थी? कृषक प्रजा पार्टी जीती थी, फजलुल हक के नेतृत्व में सरकार बनी हुई थी। और सिंध में जो है अल्लाह बख्श के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी हुई थी। मतलब मुस्लिम लीग यहाँ पर भी जीती नहीं हुई थी, गठबंधन करके जो है सरकार बना पाई थी। तो ये चीज़ें देखिएगा। वो 3 प्रांत कौन से जहाँ पर कांग्रेस का दबदबा नहीं था? एक पंजाब हो गया, एक बंगाल हो गया, और एक कौन सा हो गया? सिंध हो गया। और हम मैप में भी ये चीज़ें देख चुके हैं। अब एक हिसाब से देखा जाए तो आपका प्रांतीय चुनाव का जो है टॉपिक एक ही क्वेश्चन में ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ और फैक्ट देख लेंगे। चलिए, तो यही अपनी क्या है खासियत है कि कभी हम एक क्वेश्चन नहीं करते हैं। अब प्रश्न ये बन जाना चाहिए, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, आप क्या बताएंगे? 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। 1947 में जो क्या आया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया हुआ था। कौन सा अधिनियम आया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया हुआ था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि 1935 का जो है अधिनियम है, उसके तहत क्या किए गए थे? प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, 1919 और 1935 के, देखिए मेरे ऊपर समय की पाबंदी मत लगाइएगा भाई, ठीक है? इस बात का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं जब चीज़ें समझाने में लग जाता हूँ तो मुझे समय लगता है समझाने में। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, और कोई भी व्यक्ति है अगर वास्तव में समझा रहा है तो समय तो लगेगा ही, ये गारंटी है। तो देखिए 1919 और 1935 के अधिनियम कभी ऑफलाइन मिलेंगे तब जो है चीज़ों को छाप देंगे आपके सामने। 1919 और 1935 के अधिनियम की अगर खास बात तुलनात्मक रूप से मैं अध्ययन करवाऊँ आपका, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या हुआ था? केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव की बात की गई थी, जो मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली थी, उसके चुनाव की बात की गई थी, जो कि कब हुए थे? 1923 में हुए थे। और यहाँ पर जो है प्रोविंस यानी कि प्रांतीय चुनाव की बात की गई थी, जो कि 1937 में हुए थे, ठीक है? और अगर बात की जाए तो 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में क्या लगा दिया गया था? द्वैध शासन लगाया गया था। कहाँ पर? प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। और 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन को हटा दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। तो केंद्र में यहाँ पर द्वैध शासन लागू किया गया था। और जो केंद्रीय विधानमंडल 2 सदन का बना था, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो है 1919 के अधिनियम में पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई थी, लोक सेवा आयोग की, और यहाँ पर बात की गई थी यूपीएससी की। यानी कि यू का मतलब यूनियन नहीं होता था यहाँ पर, सॉरी, यूपीएससी, यूपी नहीं होता था, यूएफएससी होता था। यानी कि एक मिनट रुकिएगा भाई, यहाँ पर पीएससी की बात की गई थी, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की। उस समय पर इसे पीएससी नहीं कहा जाता था, पीसीएस कहा जाता था, पीसीएस कहा जाता था, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, ऐसा इसका पूरा नाम होता। प्रोविंस मतलब प्रांतीय सिविल सेवा कहा जाता था इसे। और जो यहाँ पर बात की गई थी वो थी एफपीएससी की बात थी, यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई थी। और बात की जाए तो जो यहाँ पर चुनाव हुए थे, यहाँ पर स्वराज पार्टी का दबदबा था, जीती हुई थी। और यहाँ पर कौन जीती हुई थी? कांग्रेस जीती हुई थी। तो ऐसे जो है तुलनात्मक अध्ययन करना होता है। तो द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी, प्रांतों में स्वशासन हुआ भी था। इस अधिनियम के द्वारा 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। किसके तहत? 1935 के तहत, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। 1935 के अधिनियम के तहत ही वर्मा को जो है भारत से क्या किया गया था? अलग किया गया था। ध्यान रखिएगा, वर्मा एक भौगोलिक क्षेत्र था, वो भारत से पहले से ही अलग था।
एक्चुअली में क्या होता था, पहले बर्मा और भारत के लिए दोनों का जो है संविधान एक ही बनकर आता था। तो संवैधानिक रूप से क्या किया गया था, इसमें अलग किया गया था, भारत का संविधान अलग बनेगा और बर्मा का अलग बनेगा। केंद्र में द्वैत शासन इसी अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। इसमें जो है यानी कि जो 1935 का अधिनियम है, इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी और कुल कितने प्रांत थे, तो 11 प्रांत थे 1935 के अधिनियम के तहत। नेहरू ने इसे अनेक ब्रेक वाली, मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, इनका वो है स्टेटमेंट है, जवाहरलाल नेहरू ने जो है 1935 के अधिनियम को क्या कहा हुआ था, अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा हुआ था। दरअसल ऐसा इसलिए कहा था कि इसमें जो है नियंत्रण करने के लिए तो सरकार को बहुत सारी शक्तियां दी गई थी और इसमें जो है जनता को विकास के लिए जो है कोई खास बात नहीं की गई थी, यानी कि मौलिक अधिकार जैसी इसमें कोई अवधारणा नहीं थी। इसीलिए तो बाद में हमें मौलिक अधिकार, हमने 1935 का अधिनियम तो अपने संविधान में पूरा का पूरा उठा लिया, लेकिन मौलिक अधिकार फिर हमें अमेरिका से लेने पड़े क्योंकि इसमें थे ही नहीं। तो मौलिक अधिकारों के अभाव में जो है ये स्टेटमेंट कहा गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितने दिन तक रहा था, तो आपका जवाब कितना होगा, 28 महीने तक जो है कांग्रेस जो मंत्रिमंडल बनाया था। कितने राज्यों में सरकार बनी थी कांग्रेस की, अगर स्पष्ट बहुमत पूछे तो 5 राज्यों में, और अगर मतलब सब मिला करके पूछे कि गठबंधन सरकारों सहित तो कुल 8 हो जाएगी, क्योंकि 3 राज्यों में गठबंधन था। और आप अभी के अभी ध्यान करके बताओ, बंगाल में कौन जीता था, पंजाब में कौन जीता था और सिंध में जो है कौन जीता था। तो ये जो है ध्यान रखना है, यहाँ पर जो दूसरी सरकारें बनी थी, कृषक प्रजा पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी और सिंध में जो है मुस्लिम संगठन मिलकर के बनाया हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 28 महीने तक इनकी सरकार चलती है, 28 महीने के बाद ये इस्तीफा दे देते हैं। व्याख्या देख लीजिएगा, 28 महीने तक सरकार चली थी और 28 महीने बाद क्या हुआ था, 1939 में विश्व युद्ध जो है शुरू हो गया था, दूसरा विश्व युद्ध है, तो उसके कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कहानी आपको बता चुके हैं। कांग्रेस मंत्रालयों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जो है बिना पूछे घसीटने के विरोध में अक्टूबर 1939 में क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। शुद्ध भाषा में कहूँ, कारण ये था कि देश की जो है सबसे बड़ी पार्टी और सरकार जिसके हाथ में थी, उससे बिना अनुमति के अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, विश्व युद्ध में भारत की सेना भेज दी थी, तो इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिया था। ये एक प्रकार का असंतोष था। इस्तीफा कब दिया था, तो आप कहेंगे 22 अक्टूबर 1939 को। सामूहिक इस्तीफे के कारण प्रशासन क्या हो गया था, ठप हो गया था। लॉर्ड लिनलिथगो जो इस समय पर क्या था, आई थिंक भारत सचिव था या गवर्नर वाइसराय, लिनलिथगो उस समय पर क्या थे, भारत के वाइसराय थे, ध्यान रखिएगा। तो जब विश्व युद्ध शुरू हुआ था या जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था, तो उस टाइम पर भारत के वाइसराय कौन थे, लिनलिथगो। वर्धा में हुई बैठक में इस्तीफे का क्या लिया गया था, निर्णय लिया गया था। तो कहाँ पर ये निर्णय लिया गया था कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, वर्धा बैठक में। इस्तीफे के बाद जिन्ना ने, ध्यान रखिएगा, तो जिन्ना ने मुक्ति दिवस जो है कब मनाया हुआ था, तो 22 अक्टूबर, जिस दिन इस्तीफा दिया था 22 अक्टूबर 1939 को जो है क्या मनाया था, जिन्ना ही ने नहीं, मुस्लिम लीग ने पूरी की पूरी मुक्ति दिवस मनाया था, क्योंकि इनका मानना था कि कांग्रेस का शासन का अंत हो गया, हम इनसे क्या हो गए, मुक्त हो गए। जिन्ना कौन था, मुस्लिम लीग का बड़ा नेता है, जो पहले देशभक्ति की बातें किया करता था, वो अब क्या है, ऐसा मामला हो गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। तो सिंपल सी बात है भाई, 1939 में मनाया था। क्यों मनाया था, क्योंकि कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। चलिए देखिएगा, 22 दिसंबर 1939 को जो है मनाया हुआ था। कांग्रेस की इस्तीफे की खुशी से जो है, खुशी ने मुक्ति दिवस क्या मनाने की अपील की थी, मतलब जिन्ना ने जो है खुशी से बात मनाई थी। ये हैं जिन्ना साहब, जो है मुक्ति दिवस के लिए घोषणा कर रहे होंगे अपनी मीटिंग में। रामबाण फैक्ट देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इसमें सहयोग किया था। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के जो है खिलाफ थे ये।
तो भीमराव अंबेडकर ने भी क्या किया था, इसमें सहयोग किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे कांग्रेस के अत्याचारी शासन से क्या बताया था, मुक्ति बताया था। यह लीग की मुस्लिम ध्रुवीकरण की बड़ी चाल थी। ठीक है, ध्रुवीकरण का मतलब क्या है, जब ये शब्द आता है मेंस में भी आता है राजनीतिक ध्रुवीकरण, तो जब चीज़ों को क्या किया जाता है, एक बात पर लोगों को हाईलाइट किया जाता है कि ऐसा हुआ, उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। तो जब जाति का किया जाता है तो उसे जातीय ध्रुवीकरण करते हैं। जब राजनीति के कारण किसी व्यक्ति मतलब किसी पॉइंट पर हाईलाइट करते हैं जनता के ध्यान को, तो उसे राजनीतिक ध्रुवीकरण कहते हैं। ऐसे ही मुस्लिम ध्रुवीकरण की बड़ी चाल थी, मतलब लोगों को एकत्रित करने की। इसी समय लीग द्वारा क्या किया गया था, पाकिस्तान की ओर मांग की ओर जो है आगे बढ़ी थी। कब, मुस्लिम लीग जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। नेहरू ने इसे एक बचकाना कृत्य कहा था, यानी कि जो मुक्ति दिवस इन्होंने मनाया हुआ था जवाहरलाल नेहरू, उसके लिए कौन शब्द प्रयोग करते हैं कि बचकाना कृत्य। मतलब क्या होता है बचकाना, मतलब बच्चों का ये एक कार्य, जैसे बच्चे क्या है मतलब मुझे हंसी आ गई, इसका मतलब ये होता है बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, बचकाना कृत्य यानी कि बच्चे खेल रहे हैं ऐसे खिलौनों से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में जिसमें पूछा जा रहा है कि कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। तो देखिएगा, कांग्रेस जो है कई जगह पर अपनी सरकार बनाई थी। खास तौर से बात की जाए तो एक यूपी में बनाई थी 1937 के तहत, एक सीपी में बनाई थी, सीपी यानी कि सेंट्रल प्रोविंस यानी कि मध्य प्रांत, और एक जो है बनाई हुई थी बिहार में सरकार बनाई थी, एक इन्होंने जो है मद्रास में सरकार बनाई थी, और एक कहाँ पर बनाई थी भाई, तो इन 4 राज्यों में जो है बनाई हुई थी, एक और था, 5 राज्यों में इन्होंने बनाई हुई थी। तो बिहार में जो है जिसके नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो वह जो नेता थे यानी कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हुए थे वो थे श्री कृष्ण सिंह जो है, सॉरी हाँ, श्री कृष्ण सिंह जो है यहाँ के क्या बने हुए थे, नेता मुख्यमंत्री बने हुए थे। अब कृष्ण सिंह की सरकार ने, जैसे मतलब क्या होती, केंद्र में प्रधानमंत्री जी हैं अभी भी, राज्यों में क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। तो कृष्ण सिंह के नेतृत्व में यूँ मान लीजिए कि बिहार के उस समय के मुख्यमंत्री थे। सरकार ने इस्तीफा दिया था, तो क्यों इस्तीफा दिया हुआ था, तो आपका सिंपल सा कारण होगा ये कि राजनीतिक कैदियों को छुड़ाने के लिए ये इस्तीफा दिया हुआ था। कोई मतलब ऐसी घटना हुई होगी कि आंदोलन में जो है राजनीतिक कैदी गिरफ्तार हो गए होंगे, तो उनको छुड़वाने के लिए जो है सरकार के सामने एक प्रकार का असंतोष के रूप में, विरोध के रूप में इन्होंने, देखिएगा इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस ने सरकार छोड़ दी तो अंग्रेज खुशी हुए होंगे। अंग्रेज़ों को इससे कष्ट होना था। क्यों होना था, क्योंकि भाई सरकार चलाना एक बहुत बड़ी बात होती है, लाखों लोगों को संवारना। कांग्रेस का ऐसा मानना था कि जब हम जिम्मेदारी छोड़ देंगे तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जनता के ऊपर से जो है बंधन खत्म हो जाएगा और हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेंगे। क्योंकि ये तो सभी को पता था भाई कि आंदोलन तो होना ही है। ऊपर से जो बड़े नेता थे वो ऊपर से क्या कर रहे थे, उकसा रहे थे, करो भाई करो। तो कल के दिन सरकार ना जिम्मेदार ठहरे, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी, तो बस चलते रहिएगा। देखिएगा, गवर्नर ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई से मना कर दिया था। जो गवर्नर जनरल थे यानी कि वायसराय थे, उन्होंने क्या कर दिया था, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे उनकी राजनीतिक कैदियों की रिहाई से मना कर दिया था, जिसके विरोध में बिहार और संयुक्त प्रांत की सरकारों ने, कहाँ की, बिहार और संयुक्त प्रांत की सरकारों ने क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। संयुक्त प्रांत मतलब यूपी, यूपी मतलब यूनाइटेड प्रोविंस, तो बाद में बना था उत्तर प्रदेश से। अगली थोड़ी सी फैक्ट देखते हैं। फैक्ट है कि श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्हें जो है बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, श्री कृष्ण सिंह को। संयुक्त प्रांत के जो है गोविंद वल्लभ पंत ने भी जो क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। और बाद में गवर्नर को अपनी जिद छोड़नी पड़ी थी। यह कांग्रेस की संवैधानिक टकराव की रणनीति थी, तो बाद में वो गवर्नर जो है मान गया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है कि
अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? भू स्वामित्व मतलब, फिर से इतिहास में पहले चलिए, इसके पहले चलिए, हमने एक व्यवस्था पढ़ी थी, उस व्यवस्था का नाम था स्थायी बंदोबस्त। कौन सी बंदोबस्त? स्थायी बंदोबस्त पड़ी हुई थी। तब आपको तुरंत याद आएगा कि 1793 में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसे लागू किया गया था। और स्थायी इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि कंपनी को स्थायी रूप से टैक्स मिलता रहे, ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी। और इसमें ज़मीन का मालिक किसे बना दिया गया था? जमींदारों को बनाया दिया गया था। तो भू स्वामित्व किसके पास में था? जमींदारों के पास में था। तो इसको समाप्त करने के लिए कि अब जमींदारों की ज़मीन नहीं है, इसके लिए समाप्त करने के लिए कौन सी नीति जो है अपनाई हुई थी, यानी कि किस कमेटी में यह जो है नीति की चर्चा की गई थी? तो आपका जवाब होगा कि कांग्रेस की जो कार्यकारिणी कमेटी 1937 की है। देखिएगा, दिमाग लगाएं तब भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने जो है 1939 में क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। तो उसके अंदर कौन सा ऑप्शन है? यही है, तो कर सकते थे। समाधान देखिएगा इसका। कांग्रेस ने किसानों के हित में जमींदारी प्रथा और भू स्वामित्व को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया। और जो है ये 1937 में जो है इसके लिए क्या है, चर्चा की हुई थी। चीज़ों को देखेंगे तो 1936 का फैजपुर अधिवेशन पहला ग्रामीण अधिवेशन था। ठीक है, ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1936 में, अगर आपसे ये पूछे कि कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन कौन था, मतलब गांव लेवल पर जो है कांग्रेस की बैठक हुई हो, तो वो कौन सी? 1936 की फैजपुर अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता किसने की हुई थी? नेहरू द्वारा ही की गई थी। किसके द्वारा? नेहरू द्वारा। इससे में किसानों के लिए 13 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया था। सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ये बहुत बड़े नेता थे, किसान नेता सहजानंद सरस्वती। कांग्रेस सरकारों ने लगान में भारी कटौती की थी। यह नीति आज़ादी के बाद भूमि सुधार का क्या बनी थी? आधार बनी थी। और इसी के आधार पर 1951 में जो है प्रथम संविधान संशोधन भी करना पड़ा था। तो हम बात करेंगे जब मौलिक अधिकारों में बात करेंगे तो ये घटना का जिक्र होगा फिर से। चलिए, तो चीज़ें बहुत सारी फ्रेंड्स जुड़ी हुई होती हैं, हमें धीरे धीरे क्या होता है उन्हें करना होता है। और समझते हुए तो ऐसा धैर्य नहीं खोना चाहिए कि हमसे नहीं बन रहा है भाई, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, हमें पता है, क्योंकि हम आगे भी जो है कर चुके हैं, तो अब यहाँ भी कर रहे हैं, तो चीज़ें जुड़ी हुई हमें समझ में आ रही हैं। हरिपुरा, जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। तो हरिपुरा जो है ये गुजरात में स्थित है। और गुजरात में ही क्या हुआ था? 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की हुई थी? नेताजी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? नेताजी द्वारा। और इसमें जो है नेताजी ने एक बातें ध्यान रखना है। एक बात थी कि नेशनल प्लानिंग कमेटी के गठन की बात की हुई थी, यानी कि नियोजित विकास के लिए। और इसका जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और नेताजी ने इसमें जो है रोमन लिपि की भी जो है इस अधिवेशन में चर्चा की हुई थी। कौन सी लिपि की? रोमन लिपि लागू करने की चर्चा की हुई थी। मध्य प्रदेश में 1939 में एकमात्र जो है कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसका नाम है त्रिपुरी अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन। और ये वही अधिवेशन था जिसमें दो पार्टियां टकराव में आ गई थी। एक तरफ जो है गांधी जी थे और एक तरफ जो क्या थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि नेताजी की लोकप्रियता इतनी थी कि गांधी जी की तुलना में ये जीत गए थे। तभी तो 1932 में इनकी जो है राजनीति की पराकाष्ठा कहा जाता है। राजनीति 1932 के बाद संन्यास ले चुके थे। तो हालांकि बाद में नेताजी ने भी त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि कांग्रेस असहयोग करने लगी थी इनसे। तो आगे चल करके यही सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं कि यहाँ से कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद में इन्होंने कौन सी संगठन की स्थापना की थी? तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र द्वारा 3 मई 1939 को जो है इस संगठन की स्थापना की गई थी। साम्यवादी विचार से प्रभावित होकर की थी। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो 1920 में जो है नागपुर का अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन? नागपुर का अधिवेशन वी राघवाचार्य की अध्यक्षता में, जिसमें रियासतों के प्रति और भाषा के प्रति नीति घोषित की गई थी। राजस्थान में भाई कोई अधिवेशन हुआ होगा, मुझे जयपुर अधिवेशन हुआ था शायद आज़ादी के टाइम पर, पट्टा सीतारामैया की अध्यक्षता में। चलिए व्याख्या देख लेते हैं।
तो ये है गुजरात का जो है, गुजरात के हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस पहली बार जो है कांग्रेस के क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। तो ये देख पा रहे हैं, और कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यहाँ जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति, इसी को मैंने बताया हुआ है, नेशनल प्लानिंग कमेटी, यानी कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे फैक्ट है, मेरे द्वारा चेक करके जो है यहाँ पर रखे जाते हैं। तो बोस का स्वागत 51 बैलों द्वारा खींचे गए रथ पर हुआ था, ध्यान रखिए, कोई खास बात नहीं है। नियोजन समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया था, ये प्रश्न आपसे पूछ लेता। जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। और सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिकीकरण का इसमें क्या दिया था, नारा दिया था, किस अधिवेशन में दिया था, हरिपुरा अधिवेशन में। विट्ठल भाई पटेल के नाम पर विट्ठल नगर जो है यहाँ पर बसाया गया था। इसी अधिवेशन में रियासतों में हस्तक्षेप की नीति में क्या किया गया था, परिवर्तन किया गया था, जो कि पहले 1920 में कुछ और थी। एक बात और नहीं यहाँ पर लिखी, रोमन लिपि की भी बात की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। चलिए, हरिपुरा कहाँ पर है, गुजरात में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था। देखिएगा, 1938 में जो है सुभाष चंद्र बोस क्या बनते हैं, गुजरात का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है जिसका नाम है हरिपुरा अधिवेशन, यहाँ अध्यक्ष बनते हैं। इसके बाद 1939 का जो है कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और वो कहाँ पर होता है, त्रिपुरी में होता है। कहाँ पर होता है, त्रिपुरी में होता है। और इस त्रिपुरी में जो है आपको पता है कि थोड़ा सा विवाद हुआ था। एक पार्टी में जो है गांधी जी थे, और गांधी जी स्वयं नहीं खड़े थे, गांधी जी ने जो है आई थिंक पट्टाभी सीतारमैया जी को खड़ा किया हुआ था, और गांधी जी ने कहा था यह जो है पट्टाभी सीतारमैया की नहीं, मेरी हार होगी अगर मैं हारूंगा यहाँ पर। तो दूसरी तरफ कौन थे, नेताजी थे। तो कुछ वोटों से जो है यहाँ पर नेताजी क्या है, जीत गए थे। अब इसमें चूंकि देश के दो बड़े नेता क्या हो गए थे, एक दूसरे के खिलाफ में खड़े हुए थे, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, 2 नंबर का प्रश्न है एमपीपीएससी मेंस का, त्रिपुरी संकट कहा जाता है। त्रिपुरी संकट क्या है, यही जो है आपका त्रिपुरी संकट है। अब चीज़ों को देखिएगा, जब यहाँ से नेताजी जीत जाते हैं तो नेताजी से जो है कांग्रेस के काफ़ी लोग क्या है, असहयोग करने लगते हैं, मतलब वो सहयोग की नीति नहीं अपनाते हैं। इस बात से जो है गुस्सा होकर के नेताजी क्या दे देते हैं, अध्यक्ष पद से जो है त्याग पत्र दे देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। वह जापान साइड में, मतलब रास बिहारी बोस इसी टाइम पर हमें बुला लेते हैं 1940-42 के आसपास, तो विश्व राजनीति में चले जाते हैं। तो प्रश्न पूछा कि जब इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था तो उसके बाद अध्यक्षता किसने की हुई थी, तो ये अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, बिहार के एक जो है बहुत बड़े वकील थे, जो कि गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान मिले हुए थे, और फिर बाद में क्या बनते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं और संविधान सभा के अध्यक्ष भी बनते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। देश के प्रथम जो क्या है, शिक्षा मंत्री हैं। सबसे लंबे समय तक जो है अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति भी हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने आज़ादी के समय पर आज़ादी के बाद जो है कांग्रेस की 1948 में जो है अध्यक्ष बनते हैं, और ये मध्य प्रदेश के क्या रहे थे, प्रथम राज्यपाल भी रहे हुए थे। सबसे कम समय तक रहने वाले मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी हैं। चलिए, चीज़ें मज़ा आ रही हैं या नहीं आ रही हैं भाई, देखना। अभी मेरा प्लान है कि जैसे ही ये अपना थोड़ा सा होता है, पेपर का डेट फिक्स होता है, अपन एक तरफ क्या करेंगे, एक क्लास जो है मेंस की करेंगे, जिसमें ज़्यादा नहीं 2 घंटे देंगे, और इतने में जो है अभी बहुत टाइम है अपने पास में, एक पार्ट ख़त्म कर लेंगे। अगर मैं ऐसे सोच रहा था कि ये मास्टर स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि भाई मेंस में तो वही निकलेगा जिसके पास में प्री में थोड़ा सा बैकअप होगा। अब ये जो है इकोनॉमी में अगर अपन को 1 महीने का भी बैकअप मिल जाता है ना मेंस में एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, तब क्या हो जाएंगे, दूसरे लोगों से आगे हुआ जा सकता है। इतने में अपन इकोनॉमी ख़त्म करेंगे या फिर कोई और दूसरी यूनिट, ताकि मेंस में यहाँ ना करना पड़े। तो और दूसरी क्लास जो होगी अपन एक FLT करेंगे, जो हम 31 FLT कर चुके हैं, उसके आगे क्या बढ़ाएंगे, 32 बढ़ाएंगे। उस FLT में सब कुछ जो है रिवीजन होता रहेगा, और वो FLT ऐसी नहीं होगी हर क्वेश्चन में 10 फैक्ट लेंगे, ज़्यादा उसमें समझाएंगे नहीं, क्लासों में समझाएंगे। और तीसरी जो है अपनी चलेगी, मतलब एक थ्योरी की क्लास चलेगी, जिसमें अपन यूनिट वाइज, जैसे जहाँ कंप्यूटर में छोड़ा हुआ था तो वहाँ से शुरू करेंगे। चलिए देखिएगा यहाँ पर,
1939 के त्रिपुरी संकट के बाद बोस ने क्या दिया था, इस्तीफा दिया था। राजेंद्र प्रसाद को जो है शेष कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बनाया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, त्रिपुरी अधिवेशन जो है त्रिपुरी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। और कई बार देखेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास में देखेंगे कलचुरी वंश का संबंध रहा है यहाँ से। पट्टाभी की हार गांधी ने क्या बनाया था, गांधी जी ने अपनी निजी हार बताया हुआ था जब दोनों में विवाद हुआ था। बोस ने इस्तीफा देकर कौन से संगठन की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की, और कब की हुई थी, 3 मई 1939 को। राजेंद्र प्रसाद बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। इन्हें देश रत्न की उपाधि गांधी जी ने दी हुई थी, किसे, राजेंद्र प्रसाद को। और आपको पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी हुई थी। अभी 1942 में बात करेंगे। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित था। तो आप क्या बताएंगे कि इनका जो ये झगड़ा कितने नंबर होगा भाई, जस्ट मिनट रुकेंगे, 9 नंबर का प्रश्न है। चलिए, तो इनका जो झगड़ा केंद्रित था कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित था। तो यह झगड़ा जो है कार्यकारिणी समिति के लेकर के गठन को लेकर के जो है क्या है, केंद्रित था। ध्यान रखिएगा कार्यकारिणी समिति का गठन जो है कैसे किया जाए। त्रिपुरी अधिवेशन में चूंकि अध्यक्ष कौन बन गए थे, त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बन गए कौन, नेताजी जो है अध्यक्ष बन गए थे। अब जो है कार्यकारिणी समिति बनाई जानी थी, उस समिति में कौन अध्यक्ष होगा, कौन सदस्य होगा, तो इसी को लेकर के जो है विवाद हो रहा था किनके बीच में, इनके बीच में, दक्षिणपंथी नेता और ये। तो चूंकि सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी नेता थे तो सब कोई नहीं स्वीकार कर पा रहा था। गांधी जी इस अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। किसमें भाई, त्रिपुरी अधिवेशन में। गांधी जी के अनुयायियों ने, दक्षिणपंथियों ने, यानी कि जो गांधी जी के अनुयायी थे वो कौन से, दक्षिणपंथी थे। उन्होंने पंथ प्रस्ताव पेश किया कि कार्यकारिणी गांधी जी की इच्छा अनुसार बने, जिसे बोस ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो इसी बात को लेकर के विवाद हुआ था। बाद में जो है सुभाष चंद्र बोस जी को त्यागपत्र देना पड़ा था। देखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत ने यह विवादित प्रस्ताव रखा हुआ था। बोस कार्यकारिणी में वामपंथियों को क्या है, चाहते थे। देखिए, दो विचारधारा हैं, एक दक्षिणपंथी है और जो वामपंथी दक्षिणपंथी ही है। तो सुभाष चंद्र बोस क्या चाहते हैं कि जो कार्यकारिणी है उसमें वामपंथियों को चाहते थे, और यह कांग्रेस के अंदर विचारधारा का बड़ा टकराव था। त्रिपुरी में बोस को जो है स्ट्रेचर पर लाया गया था, यानी कि तेज बुखार के कारण जो है इन्हें स्ट्रेचर में लिटा करके लाया गया था त्रिपुरी अधिवेशन में। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, कुछ खास बात नहीं है, सिंपल सी बात ध्यान रखना कि कार्यकारिणी जो समिति है उसकी बनाए जाने को लेकर दोनों में विवाद हुआ था, गांधी जी के अनुयायियों और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा के मध्य में। बाद में इस्तीफा देना पड़ा। अगली बात करते हैं, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसी ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को अपना लाभ उठाने का मौका मिला था। तो वो व्यक्ति कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे। कैसा वही देखा हुआ था, तो चीज़ों को थोड़ा सा चाहें तो समझ सकते हैं। 1939 में इधर क्या देते हैं, सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस से क्या देते हैं, त्यागपत्र देते हैं। और आपको पता है 1939 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वार क्या हो गया था, शुरू हो गया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो जर्मनी था और जर्मनी का जो नेता था जिसका नाम था हिटलर, तो हिटलर को जो है इनसे संबंध थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। तो यह जो है अवसर मानते थे कि ब्रिटेन जो है सहयोगी राष्ट्र का एक क्या था, देश था। तो ब्रिटेन इधर लगा हुआ है विश्व युद्ध में, तो हिटलर की मदद से जो है सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि एक सेना लेकर के जाएं और भारत पर आक्रमण कर दें, अंग्रेजों के कंट्रोल से बाहर निकाल दें। और हिटलर कह रहा था कि हम बाद में जो है सुभाष चंद्र बोस को क्या दे देंगे, भारत दे देंगे। लेकिन सब कोई इससे सहमत नहीं था, क्योंकि ये भी जो है जर्मनी भी एक साम्राज्यवादी था, ये भी जो अपने अपने उपनिवेश बना रहे थे।
तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है इस अवसर को देखा हुआ था। बोस का मानना था कि ब्रिटेन की कठिनाई भारत का क्या है, अवसर है, इसीलिए उन्होंने जो है जर्मनी में जो है आज़ाद हिंद फौज का निर्माण करके भारत की ओर आए हुए थे। बाकी इनका जो भी फंडा है पूरा का पूरा जो है एक क्लास में समझ लेंगे सुभाष चंद्र बोस का, जब हम आगे इनकी बात करेंगे। बोस ने जो है बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर खोला हुआ था। उन्होंने जो है हिटलर से भी मुलाकात की हुई थी। आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत जर्मनी से हुई थी। किसने की हुई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी और नेहरू ब्रिटेन की हार नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि इनका मानना ये था कि अगर ब्रिटेन जो है क्या हो गई, ब्रिटेन, अब देखिएगा विश्व युद्ध का भाई मानचित्र नहीं है यहाँ पर, सिंपल से समझिएगा कि उस समय पर क्या था कि दो शक्तियां हैं पूरी दुनिया में। एक कौन सी शक्तियां हैं? धुरी राष्ट्र हैं, और दूसरी तरफ कौन से हैं? सहयोगी राष्ट्र हैं, यानी मित्र राष्ट्र भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों के दोनों कोई कम नहीं है भाई, ये भी साम्राज्यवादी हैं, ये भी साम्राज्यवादी हैं। इसका जो नाम आपने सुना होगा, इसमें जो मैं हिटलर का नाम लिख देता हूँ, और हिटलर, और इसमें जो थे, इसमें फ्रांस था, ब्रिटेन था, बाद में अमेरिका भी जो है यहाँ पर आ जाता है, और ठीक है, इधर बात करें तो मुख्य रूप से जर्मनी था, जापान था, ऑस्ट्रेलिया था। तो ये थे। अब गांधी और नेहरू क्या चाहते थे? अगर ये हार गए तो ये इनसे भी ज़्यादा खतरनाक थे, ये क्रूर व्यक्ति थे, हिटलर वगैरह जो है बहुत खतरनाक थे इनकी तुलना में। ठीक है, तो ये इसलिए इनकी हार नहीं चाहते थे। चलिए, 1927 में जो है एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम है बटलर कमेटी, और बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या बताएंगे कि इनका जो है उद्देश्य था देशी राज्यों के संबंध में क्या करना, भारत सरकार द्वारा देशी राज्यों के संबंध में संबंधों को सुधारना। अब ये बटलर समिति इसलिए बनी हुई थी क्योंकि एक तरफ देखिएगा, यूँ मान लीजिएगा क्या है, भारत है, ठीक है भाई, फास्ट मैप बनाने में ऐसा ही हो जाता है, ये भारत है। अब इसके अंदर मैं जो भी क्षेत्र बना रहा हूँ रेड कलर से, तो यू वाले क्षेत्र मान लीजिएगा, ये क्या है? ये ब्रिटिश भारत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ब्रिटेन का जो है सीधा अधिकार है, और जहाँ पर जो है ये वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारी रियासतें हैं जहाँ पर जो है इनका अधिकार नहीं है। तो ब्रिटिश भारत और ये जो देसी रियासतें हैं, कौन है ये देसी रियासतें हैं, इनके बीच में संबंध अच्छे बने रहें, इसके लिए कौन सा कानून अपनाया जाए, क्या सुधार होना चाहिए, तो इसके लिए बटलर समिति बनाई गई थी। तो भारत सरकार द्वारा देशी राज्यों के मध्य संबंध सुधारने के लिए बनाई गई थी। बाकी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये नरेंद्र मंडल जो लिखा हुआ है, तो ये जो नरेंद्र मंडल यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 नंबर का अच्छा प्रश्न है, आ सकता है कि नरेंद्र मंडल क्या था। तो एक मतलब ऐसा ये संगठन था जहाँ पर जो है जितने भी देसी राज्य हैं, यानी कि देसी रियासतें हैं, उनके राजकुमार हैं, इनके क्या हो सकते थे, मतलब इस संगठन में शामिल होते थे, और इनका जो भी काम है अंग्रेज आसानी से कर देते थे। इसका मतलब ये था कि जनता विद्रोह न करने पाए, जो बड़ी बड़ी रियासतों के मालिक अगर हमारे कंट्रोल में रहेंगे तो फिर ये जो है विद्रोह नहीं होगा। हालांकि इसके खिलाफ में जो है जब आंदोलन चल रहे थे तो आंदोलनकारियों ने जो है प्रजामंडल बनाया हुआ था। क्या बनाया था? प्रजामंडल बनाया हुआ था। सही उत्तर जो है देशी राज्यों के संबंध में बनाई गई थी। बटलर कमेटी का जो है वो है PDF में आप देख लेंगे। हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में इस कमेटी के जो है कमेटी ने सर्वोच्चता के सिद्धांत की क्या की थी? जांच की थी। मतलब कि जो ऊंचा है उसी को पकड़ो। ठीक है, यही क्या है? सर्वोच्चता का सिद्धांत है। इसे जो है इंडियन स्टेट कमेटी भी कहा जाता है। कमेटी ने कहा था सर्वोच्चता सर्वोच्च ही रहनी चाहिए। रियासतों के राजाओं ने अपनी सुरक्षा की गारंटी चाही थी। उस समय भारत में कुल कितनी थी? 562 रियासतें थी। चलिए, अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया पीपुल्स कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो ऑल इंडिया पीपुल कांग्रेस का गठन की अगर बात की जाए तो ये 1927 में किया गया था। और यह जो है किस लिए किया गया था? तो ये भी जो है रियासतों के संदर्भ में ही था। चलिए, यहाँ बताने से बेहतर जो व्याख्या देख लेते हैं।
तो 1927 में रियासतों की जनता के अधिकारों के लिए बॉम्बे में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ऑल इंडिया, जो है ऑल इंडिया स्टेट, अखिल भारतीय ऑल इंडिया राज्य लोक परिषद, तो ऑल इंडिया स्टेट पब्लिक काउंसिल। ठीक है, तो ये इसी का हिंदी में नाम लिखा हुआ है। तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में की गई थी। अब रियासतों के जो है अच्छे संबंध बने रहे इसी संदर्भ में थी। देखिएगा कुछ फैक्ट, बलवंत राय मेहता इसके मुख्य संपादक थे। समझ रहे हो ना बात को। रियासतों के जनता के अधिकारों के लिए जरा समझिएगा, सिंपल सी बात समझिएगा भाई, वरना आप गलती ना करें। बटलर कमेटी बनी, ये किसकी तरफ से बनी, अंग्रेजों की तरफ से जो है बटलर कमेटी बनाई गई। और बटलर कमेटी ने कौन से संगठन के स्थापित किया, नरेंद्र मंडल को। और नरेंद्र मंडल के सदस्य कौन से होंगे, देसी राज्यों के राजा और उनके राजकुमार होंगे। अब भाई इनको तो क्या कर लिया, अंग्रेजों ने कंट्रोल में कर लिया। जो आंदोलन करने वाले नेता हैं, अब वो क्या कहते हैं, भाई जनता हमारे पक्ष में होना चाहिए। तो जो हमारे नेता थे यानी कि भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने क्या बनाया, प्रजामंडल बनाया। क्या बनाया, प्रजामंडल बनाया। और ये प्रजामंडल बाद में बना हुआ था। मुख्यतः इन्होंने जो संगठन बनाया हुआ था वो था आपका ऑल इंडिया स्टेट पीपल कमेटी, सॉरी काउंसिल। अब इसमें क्या है, ये मतलब जनता के लिए बनाया गया है ताकि जनता किसके पक्ष में रहे, स्वतंत्रता आंदोलन करने वाले नेताओं के पक्ष में रहे। और आगे चल करके यहीं पर बना था प्रजामंडल। तो ये इनको काउंटर करने के लिए संगठन बनाया गया था। और इसके प्रतिपादक कौन थे, मुख्य संपादक बलवंत राय मेहता थे। इसे प्रजामंडल आंदोलन का केंद्रीय संगठन माना जाता है। इसका उद्देश्य रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। प्रथम अध्यक्ष दीवान बहादुर एम रामचंद्र राव थे। और कांग्रेस पहले रियासतों के आंतरिक मामलों से दूर रहती थी, लेकिन अंग्रेजों की बटलर समिति की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो है ये चीज़ें आई हुई। तो दो शब्द आपको क्या समझ में आ गए हैं, नरेंद्र मंडल और प्रजामंडल। मध्य प्रदेश में बहुत सारे मिलेंगे पढ़ने के लिए, भोपाल प्रजामंडल, रतलाम प्रजामंडल, इंदौर प्रजामंडल। तो ये प्रजामंडल यहाँ पर समझ लीजिएगा। 1939 में निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। भारत प्रजामंडल मतलब ऑल इंडिया स्टेट पीपल काउंसिल। इसके जो है 1939 में अध्यक्ष कौन थे, आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है तो आप क्या बताएंगे, जवाहरलाल नेहरू थे। और दीवान रामचंद्र राव क्या थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे दीवान रामचंद्र राव। इनका उद्देश्य क्या था, जनता में जो है उत्तरदायी शासन बना रहे। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब अंग्रेजों ने बटलर समिति के माध्यम से नरेंद्र मंडल बना लिया तो राजाओं को कंट्रोल करके वो करते रहे। तो जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और भोपाल में 1937 में प्रजामंडल बना हुआ था। 1939 के लुधियाना अधिवेशन में नेहरू को इस जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया, जिसमें रियासतों का आंदोलन कांग्रेस से जुड़ गया था। नेहरू ने कहा रियासतें अब शेष भारत से अलग नहीं रह सकती हैं। क्या कहा भाई, रियासतें अब शेष भारत से अलग नहीं रह, यहाँ से दिक्कत होने वाली है। ठीक है, जो राजा राजकुमार हैं वो कहेंगे कि अब हमारा राज्य तो गया, तो उनको भी टेंशन होगी। इसीलिए तो अंग्रेजों ने अपनी भाई राजनीति चली थी, रियासतों को स्वतंत्र रहने का अधिकार दे दिया था। ठीक है, तो वो चले गए यहाँ से, लेकिन फूट तो डाल ही गए थे। अभी बात करेंगे समय के साथ। नेहरू ने कहा था रियासतें अब जो है अलग नहीं रह सकती हैं। शेख अब्दुल्ला कश्मीर के इसके जो क्या थे, बड़े नेता थे। 1946-47 में भी नेहरू ही इसके अध्यक्ष रहे थे। प्रजामंडल आंदोलन ने भारत छोड़ो आंदोलन में खूब भाग लिया था। रियासतों के विलय का खाका यहीं से तैयार हुआ था, भारत में रियासतों के विलय का। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय आधिकारिक रूप से किस सन में हुआ था, तो ये फ्रेंड्स 1947 में हो गया था। ठीक है, आज़ादी के टाइम पर लगभग, अब देखिएगा मतलब कांग्रेस को पता चलने लगा था कि अब जो है अंग्रेज सरकार ज़्यादा टिकने वाली नहीं थी। अभी क्या, क्योंकि 1947 का समय है, क्योंकि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना तो चर्चाएं आने लगी थी, सत्ता हस्तांतरण की बात होने लगी थी। भारत छोड़ो आंदोलन में जो है बहुत बड़ा जन आंदोलन था, उसमें जो है अंग्रेजों को भी एहसास हो गया था कि अब जनता जाग चुकी है, अब ज़्यादा देर तक हम शासन नहीं कर सकते।
तो 565 रियासतें थीं, उनमें से अधिकांश रियासतों ने 1947 तक विलय कर दिया था। जो 1947 तक विलय नहीं किया था, देखिए जो रियासतें नखरे दिखा रही थी, उन रियासतों के अगर मैं नामों की बात करूं तो एक थी अपनी भोपाल रियासत, जो 1947 के बाद विलय हुई थी, और एक थी कश्मीर रियासत, जो भी आज़ादी के बाद विलय हुई थी। एक थी हैदराबाद रियासत, ये भी 1949 में ही विलय हुई थी, हैदराबाद। एक थी जूनागढ़ रियासत, ठीक है, जूनागढ़ रियासत। और एक थी मतलब जो और विलय नहीं चाहती थी, त्रावणकोर रियासत है। ये यूरेनियम के कारण जो है विलय नहीं चाहती थी, केरल की त्रावणकोर। एक दो भाई जोधपुर रियासत भी एक मन बना चुकी थी धीरे धीरे, हालांकि बात करेंगे अभी हम। जोधपुर रियासत भी जो है पाकिस्तान को बंदरगाह के कारण जो है लालच में आ गई थी। और इसके अलावा एक मणिपुर रियासत थी, मणिपुर रियासत। तो ये प्रश्न जैसे मेंस में आ जाता है कई बार कि जो भारत में विलय की विरोधी रियासत थी उन पर जो है चर्चा कीजिए। अगर 11 नंबर 10 नंबर में प्रश्न आता है तो आपको ये 4 3 7 रियासतों को एक्सप्लेन कर देना है, आपका काम चल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। हालांकि अभी विलय पर हम जो है चर्चा करेंगे। और 1947 में आज़ादी से ठीक पहले और तुरंत बाद सरदार पटेल के नेतृत्व में क्या किया गया था, अधिकांश रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और कौन सी नीति अपनाई थी सरदार पटेल ने? छड़ी और क्या, चट्टू की नीति अपनाई हुई थी, ठीक है। चट्टू का मतलब पता नहीं आपके यहाँ क्या मतलब, मिठाई है एक प्रकार की, ये मिठाई। मतलब इसका ये था कि अगर आराम से विलय कर दोगे तो भाई आपको चट्टू देंगे, यानी कि मिठाई खवाएंगे और कुछ पुरस्कार देंगे, ठीक है। और अगर विलय नहीं करोगे तो छड़ी लेकर मतलब पिटाई से विलय करवाएंगे, यानी सख्ती से विलय करेंगे। क्योंकि भाई जनता को प्राथमिकता देनी थी। जनता क्या थी? राष्ट्र के साथ में थी। तो सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, एकीकरण किया हुआ था भारत का। इन्हें जो है भारत का क्या कहते हैं, लौह पुरुष भी कहते हैं। इनकी मतलब छड़ी की कठोर नीति के कारण जो है लौह पुरुष भी कहा जाता है। बीपी मेनन रियासती विभाग के सचिव थे। देखिए बीपी मेनन एक अंग्रेज अधिकारी थे, और जब आज़ादी का टाइम आया हुआ था 1946 के आसपास, तो सरदार पटेल ने कहा कि इन्होंने कहा हुआ था कि अब हम जो है यहाँ से छोड़ करके जा रहे हैं। तो सरदार पटेल ने कहा क्यों जा रहे हो? कहा अब हमारी मतलब इतनी अच्छी शक्ल नहीं बची हुई है, छवि, कि हम भारतीय जनता से क्या करें, मोह बना सकें, प्रेम बना सकें। तो सरदार पटेल ने क्या दिया, ऑफर दिया कि भागो मत, और अगर आप चाहो तो वो छवि दोबारा से बना सकते हो। आपके पास में प्रशासन का बहुत सारा अनुभव है, और आप हमारे जो है ये रियासत विभाग के सचिव बन जाइए और विलय करने के लिए जो है योजना बनाइए। तो फिर इन्होंने अच्छे से काम किया हुआ था, और ये जो है जो रियासत विभाग बनाया गया था उसके क्या बने थे, सचिव बने थे। और मंत्री कौन थे? सरदार पटेल जी थे। हैदराबाद विलय नहीं कर रहा था तो कैसे विलय कर लिया? ऑपरेशन पोलो कई बार पूछा जाता है। अब कहानी पर चर्चा नहीं कर सकते भाई, देखेंगे कभी फिर चर्चा करेंगे। हैदराबाद विलय नहीं कर रहा था तो सिंपल सी बात करूँ, 3 स्टेप में। शुरुआत में हैदराबाद विलय नहीं कर रहा था। सरदार पटेल ने एक मौका दिया कि ठीक है ना विलय करो, आज़ाद रहो, और लेकिन 1 साल का आपको समय देते हैं, और एक साल के समय में अगर आपने हिंदू जनता के लिए सही से सुधार किए तो हम क्या कर देंगे, आपको स्वतंत्र कर देंगे। और अगर नहीं कर पाए तो फिर मार मार के क्या बना दिया जाएगा, भूत बना दिया जाएगा और छीन लेंगे। तो फिर 1 साल में उल्टा यहाँ पर जो है हिंदू जनता ने क्या किए, विद्रोह करने लगी। और इन विद्रोहों को दबाने के लिए निज़ाम ने क्या किया, मतलब बल का प्रयोग किया, मार मार के वो भी सीधा करने लगा हिंदुओं को। तो फिर सरदार पटेल ने कहा भाई बहुत हुआ, और पुलिस यहाँ पर भेजी गई, और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो, ठीक है। अब देखिएगा जूनागढ़ भी विलय नहीं कर रही थी, तो यहाँ पर जनमत के आधार पर क्या किया गया था, जनता का मत जाना गया तो उस आधार पर विलय कर दिया गया। कश्मीर जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके विलय करवा लिया गया था। रजवाड़ों को जो है प्रीवी पर्स यानी कि विशेष प्रकार की पेंशन दी गई थी। बाद में जो है ये 1971 में इसको इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था, अंत कर दिया। प्रश्न पूछा जा चुका है प्रीवी पर्स का अंत कब किया गया था? 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत अंत किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश सरकार के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? क्या बात कर रहे हो? कह रहा कि भारत का जब विभाजन हो रहा था, यानी कि वर्ष 1947 में,
जब भारत का क्या हो रहा था, विभाजन हो रहा था, तो कौन सा राज्य था जो अपने आप को स्वतंत्र रहने के लिए क्या करता है, एक योजना प्रस्तुत करता है। उस राज्य का नाम था पंजाब, जो है उस राज्य का नाम था। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। विभाजन के समय पंजाब में भयंकर क्या हुए, दंगे हुए थे। पंजाब कम्युनिस्ट यूनियनिस्ट पार्टी के विभाजन के खिलाफ थी, और यहाँ के जो है प्रमुख जो थे वो कौन थे, हयात खान थे। और एक स्वतंत्र संयुक्त पंजाब चाहती थी। बंगाल एक्चुअली में क्या था ना भाई, ये पंजाब वाला क्षेत्र देखें तो कहाँ पर है पंजाब, इसमें आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा। ये जो देख पा रहे हैं ये वाला राज्य, ये क्या है जो ब्लू कलर का देख पा रहे हैं, ये क्या है, पंजाब राज्य था। ठीक है, अब इसमें जो है इधर ज़्यादातर जनसंख्या क्या थी, हिंदू जनसंख्या थी। यहाँ पर हिंदू जनसंख्या थी, और यहाँ पर कौन थी, मुस्लिम जनसंख्या थी। यहाँ पर सिख जनसंख्या थी। ठीक है, अब यहीं पर सबसे ज़्यादा मतलब मारकूट हत्याएं हुई थी जब विभाजन हुआ था। ठीक है, तो इसका विलय नहीं चाह रहे थे, तो वो कौन से थे, सिकंदर हयात खान पंजाब के थे। तो सिकंदर हयात जो है इसका विलय नहीं चाहते थे, अलग रहने की मांग की हुई थी। तो बात करें ऐसे बंगाल में सुहारवर्दी ने ऐसी ही कोशिश की थी, परंतु ऐसा कैसे हो सकता था। खिजर हयात खान यूनियनिस्ट पार्टी के नेता थे। माउंटबेटन ने डिकीवर्ड प्लान में राज्यों को विकल्प दिया था। डिकीवर्ड प्लान किसे कहा जाता है, जो आज़ादी का प्लान था, यानी कि 1947 का नियम था, उसी को कहते हैं डिकीवर्ड प्लान। राज्यों को विकल्प दिया था कि तुम चाहो तो मतलब भारत संघ में विलय हो सकते हो, पाकिस्तान में विलय हो सकते हो, या फिर स्वतंत्र रह सकते हो। नेहरू ने इस बाल्कीकरण योजना का कड़ा विरोध किया हुआ था। किस योजना का, इस योजना का कि रियासतों को स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए था। पंजाब का विभाजन रेड क्लिफ रेखा के आधार पर हुआ था, मतलब एक लाइन खींच दी गई थी, वो यहाँ से तुम्हारा पाकिस्तान वाला पंजाब है, यहाँ से भारत वाला पंजाब। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था, तो वो नाम था प्रजामंडल आंदोलन। जो है क्या किया गया था, शुरू किया गया था ये 1939। ठीक है, भारतीय राज्यों रियासतों में जो है प्रजामंडल आंदोलन ही हुआ था, और ऑल इंडिया पीपल स्टेट कांग्रेस ये कमेटी काउंसिल बनी हुई थी, तो इसी द्वारा किया गया था। इनका उद्देश्य था कि भारत में विलय करवाने के लिए। प्रजामंडल आंदोलन की बात करें तो रियासत की जनता ने राजाओं के अत्याचार के खिलाफ जो है प्रजामंडल आंदोलन चलाया गया था, इसी को प्रजामंडल आंदोलन कहा गया था। प्रजामंडल का अर्थ है जनता का समूह। राजस्थान और मध्य भारत में अत्यंत सक्रिय थे, खासतौर से भोपाल इंदौर में खूब चले हुए थे, मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे नहीं। इन्होंने बेगार प्रथा और भारी टैक्स का विरोध किया था। माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ इसके प्रमुख क्या थे, नायक थे। मेवाड़ के जो माणिक्यलाल वर्मा थे प्रजामंडल के प्रमुख नायक थे। इनका मुख्य नारा था रियासतें भारत की ही हैं। रियासतें किसकी हैं, भारत की हैं। किसका नारा था, माणिक्यलाल वर्मा का। अगली बात करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी, तो आप कहेंगे कि पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर क्या करना, ब्रिटेन का सहयोग करना। ठीक है, कब सहयोग करना, जब पूरी स्वतंत्रता के लिए ये मान जाएंगे तभी। तटस्थता की नहीं थी, सक्रिय सहयोग की भी नहीं थी। तो सशर्त सहयोग वही है। कांग्रेस ने कहा था कि अगर ब्रिटेन युद्ध के बाद भारत को आज़ाद करने का वादा करे तभी हम क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, ब्रिटेन ने इसे क्या कर दिया था, ठुकरा दिया था, मतलब कांग्रेस का जो ये है प्रस्ताव था, और अगस्त प्रस्ताव दिया था। और अगस्त प्रस्ताव में मतलब ऐसे चूरन दिया हुआ था फिर से कि हम आज़ादी करना चाहते हैं, मतलब ढील ढाल वादा किया हुआ था। गांधी जी ने कहा हम फांसीवाद की जीत चाहते हैं, मतलब अंग्रेज़ों की जो है जीत चाहते हैं। किसमें, विश्व युद्ध में। नेहरू ने कहा एक गुलाम भारत कैसे मदद कर सकता है, ये मतलब कौन कौन से स्टेटमेंट कहे गए थे वो बातें हैं। दरअसल ये नेहरू इस स्टेटमेंट से कहना चाहते हैं कि गुलाम भारत कैसे जो है मदद कर सकता है, मदद करने के लिए पहले हमें क्या कर दो, स्वतंत्र कर दो, मतलब सरकार दे दो हमें, फिर हम क्या करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, इसी असंतोष ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन को उपजा। अंग्रेजों ने जो है बात नहीं सुनी, तो फिर क्या हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन का जड़ जो है बन चुकी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। चर्चिल बहुत खतरनाक व्यक्ति है, कंजर्वेटिव पार्टी के थे। कंजर्वेटिव पार्टी के, उदारवादी पार्टी के नेता जो है काफ़ी आसान होते थे। और इनका ही कथन है कि अर्धनग्न फकीर जो है गांधी जी को इन्होंने ही कहा हुआ था। इन्होंने ही कहा हुआ था कि जब हम पूरी दुनिया जीत चुके हैं तो इस बुढ़े के आगे क्यों झुक रहे हैं, यानी कि गांधी के आगे। ठीक है, तो ये इन्हीं का कथन था। इन्होंने अटलांटिक चार्टर
को भारत पर लागू नहीं किया था। चर्चिल जो है ये 1939 से लेकर 45 तक, जब इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा तब भारत को आज़ादी मिलेगी, जब क्लाइमेट एटली प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि वो उदारवादी दल के थे, वो जो है थोड़ी सी उनकी भारत से बनती थी, वो साम्यवादी नेता थे। भारत की आज़ादी के प्रबल विरोधी थे कौन? विंस्टन चर्चिल। गांधी जी को अर्धनग्न भी जो है फकीर कहा हुआ था, और एक कथन और इन्हीं का है कि पूरी दुनिया हम जीत चुके हैं तो इस बुढ़े के आगे क्यों झुक रहे हैं। चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे। आज़ादी के समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे? क्लाइमेट एटली थे। कई बार प्रश्न पूछ लेता है ये किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के थे। ये जो है पार्टी थोड़ी सी उदार थी। चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को केवल दिखावे के लिए भेजा था भारत में, जो कि 1940 में आया हुआ था। क्रिप्स मिशन दिखावे के लिए भेजा था, मतलब बताया ना था कि चूरन देने के लिए। इन्हें जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसे? भाई साहब चर्चिल को साहित्य का भी नोबेल पुरस्कार मिला हुआ, ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने जो है भारत पर चार्टर को लागू नहीं किया था, जो अटलांटिक चार्टर था, अन्य देशों पर लागू किया था। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था, किसने दिया हुआ था? तो आपको पता चल गया होगा कि मुसलमानों के लिए अलग राज्य का विचार, प्रथम राष्ट्र का विचार। थोड़ी सी चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं और समझने के लिए मुझे लगता है आराम से चर्चा करनी चाहिए। चलिए अपन जो है चर्चा करते हैं, देखते हैं बाद में। अब मुझे 1 मिनट का समय चाहिए। प्रश्न बनता है भाई, यहाँ से भी पिछली बार प्रश्न पूछा हुआ था, इसलिए अपन जो है आराम से चर्चा करेंगे। चलिए मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। देखिएगा अभी हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे, इसमें कन्फ्यूजन होगा आपको। आपसे पूछे कि 1940 का समय था, उस समय पर द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया हुआ था? ये मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया हुआ था। और ये जो है सर मोहम्मद इकबाल, इन्होंने क्या दिया था? पृथक राष्ट्र का विचार दिया हुआ था। पृथक राष्ट्र का विचार दिया हुआ था। चीज़ों को समझिएगा भाई अच्छे से, नहीं पे गलती हो जाएगी। ये 1940 की बात है। द्विराष्ट्र का सिद्धांत देते हैं, इसके तहत तय कर देते हैं कि भारत पाकिस्तान अलग अलग है, और इन्होंने सिर्फ विचार दिया था। ये बात कब की है? 1930 की है। तो टाइम से ही जो है अंतर कर पाते हैं बहुत सारी चीज़ों का। तो 1930 में मोहम्मद इकबाल ने क्या दिया था? ये वही व्यक्ति हैं जो कभी कहते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, इन्होंने ही कहा था ना, मोहम्मद इकबाल का ही तो ये गाना है। और तो 1930 में क्या दिया हुआ था? इन्होंने पृथक राष्ट्र का विचार दिया हुआ था। ये पृथक राष्ट्र जो है, इन्होंने कहा था कि मुस्लिम राज्य है, मुस्लिम राज्य का जो है विचार दिया हुआ था। और अभी आगे चल करके हम बात करेंगे पाकिस्तान के पूरे नाम भी कैसे बनता है। और इन्होंने ये विचार दिया हुआ था कि भारत में जो है एक अलग राज्य बन सकता है, कहाँ पर? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है मुस्लिम राज्य, मुस्लिम देश बन सकता है। तो 1930 में इन्होंने यह है इलाहाबाद के जो है मुस्लिम लीग के अधिवेशन में दिया हुआ था। तो ये बात ध्यान रखना। लियाकत अली, अभी इनके बारे में चर्चा आएगी। चलिए ये पढ़ लीजिएगा, फैक्ट देख लेते हैं। सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा हुआ था? हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। अब ये क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान का विचार दे रहे हैं। इन्हें जो है आधुनिक इस्लामी पुनर्जागरण का कवि भी कहा जाता है। इकबाल पहले संयुक्त भारत के क्या थे? समर्थक थे। पहले जो है संयुक्त भारत के समर्थक थे, लेकिन बाद में क्या है, ये जो है अलग पाकिस्तान के समर्थक हो गए। इन्होंने तराना ए हिंदी और तराना ए मिली लिखा हुआ था। ये आध्यात्मिक रूप से रूमी के अनुयायी थे। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का या 24 का प्रश्न है।
फिर से मैं जो है उन चीज़ों का क्या करता हूँ, रिवीजन करवाता हूँ। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था, 1940 में डबल नेशन थ्योरी दी हुई थी। और चौधरी रहमत अली ने क्या किया था, इन्होंने जो क्या किया था, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। किसका? पाकिस्तान शब्द का जो है इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। किसने? चौधरी रहमत अली ने। और इन्होंने जो ये पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था, ये 1933 में जो है ये शब्द प्रयोग में लिया हुआ था। और चौधरी रहमत अली कौन थे? ये एक स्टूडेंट है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, विदेश में है ये, ब्रिटेन में है या, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो क्या थे, ये एक स्टूडेंट थे। और वहीं पर जो है क्या करते हैं, शब्द की रचना करते हैं, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन? चौधरी रहमत अली। अब इन्होंने जो ये पाकिस्तान शब्द बनाया हुआ था, कैसे बनाया था देखिएगा। इन्होंने कहा था पी का मतलब क्या है? पंजाब है। पी का मतलब क्या है? पंजाब है। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है अफगानिस्तान का, मतलब कुछ हिस्सा अफगान। और जो इन्होंने के का मतलब बताया हुआ था, वो के का मतलब था कश्मीर। कश्मीर। और इन्होंने जो है आई साइलेंट है इसके, उसमें एस जो है, एस का मतलब क्या बताते हैं? सिंध। और जो ये तान है पूरा का पूरा, इस तान का मतलब बताया हुआ था बलूचिस्तान। ठीक है, तो ऐसे करके क्या करते हैं, पाकिस्तान का यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, न जाने क्या पूछ ले, शायद पूछ ले कि पी का मतलब क्या था, ऐसा तो आप ध्यान रखेंगे। इसी के आधार पर उन्होंने पाकिस्तान शब्द दिया हुआ था 1933 में। पाकिस्तान का विचार किसने दिया हुआ था? मोहम्मद इकबाल, 1930 इलाहाबाद अधिवेशन। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया हुआ था। सर सैयद अहमद खान ये पहले से ही विरोधी थे, और इन्होंने 1920 के आसपास क्या बनाया हुआ था, यूनाइटेड पैट्रियाट नाम का संगठन बनाया हुआ था कांग्रेस के विरोध में, राजा शिव प्रसाद के साथ में मिलकर के। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो ये हैं चौधरी रहमत अली। प्रश्न पूछा हुआ है एनपीपीएससी का, ये लेटर में देख सकते हो, बात सब लिखी हुई है जो अपन ने समझी हुई है, पीडीएफ में देख लीजिएगा। फैक्ट देखिएगा, ये जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। 1933 में इन्होंने नाउ और नेवर, ये ध्यान रखिएगा, इनका क्या है, एक प्रकार का पंपलेट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। मतलब जो ये इन्होंने लेख लिखा हुआ था, उसी लेख में ये बातें की हुई थी जो ने अपन ने पूरा नाम पढ़ा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना किसका लेख है, चौधरी रहमत अली का। प्रश्न आ चुका है तो पूछा जा सकता है। पंपलेट में ही पहली बार ये शब्द गढ़ा हुआ था। फैक्ट देखिएगा, जो पाकिस्तान का पूरा नाम है तो इससे आप देख सकते हैं, पी का मतलब पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध है, और तान का मतलब बलूचिस्तान। जिन्ना ने पहले इस विचार को क्या कहा था, बचकाना कहा था। मतलब क्या कहा था, पहले जो जिन्ना स्वामी भक्त आदमी था, 1908 में आकर के दादा भाई नौरोजी का सचिव बनता है, और फिर 1920 के आसपास गांधी जी को क्या कहता है, मतलब गांधी जी को कहता है कि मुस्लिम की बारी की राजनीति नहीं करना चाहिए, मैं एक क्या हूँ, जिन देशभक्त हूँ। और 1919 के अधिनियम के तहत जो संसद बनी हुई थी, उसमें जब मीडिया ने इनसे पूछा हुआ था कि आप देशभक्त हैं सच में, तो हाँ, इन्होंने हंस करके कहा हुआ था, हाँ कहा मैं देशभक्त हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है धर्म की राजनीति से। और ये वही जिन्ना है आगे चल करके, पहले वही जिन्ना क्या कह रहा है, ऐसे शब्दों को बचकाना कह रहा है, बाद में वही जिन्ना द्विराष्ट्र का सिद्धांत करेगा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित करेंगे। रहमत अली का निधन 1951 में कैम्ब्रिज में हो गया। पाकिस्तान का अर्थ पाक यानी कि पवित्र लोगों की भूमि है। यह द्विराष्ट्र सिद्धांत का चरम बिंदु था। चलिए आगे बात करते हैं। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया हुआ था? तो पाकिस्तान का जो अलग राज्य था, उसके जो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और इन्होंने ही क्या दिया हुआ था, द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था। आगा खान ये बहुत पुराने ज़माने के व्यक्ति हैं, ये मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित है, जो कि 1906 में स्थापित हुई थी। और मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ पर था, तो आप क्या बताएंगे, लखनऊ में जो इसका मुख्यालय था। चलिए, डॉक्टर मोहम्मद अली जिन्ना जो है, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने 1937 के बाद लीग को पुनर्जीवित किया। 1937 के बाद, 1937 में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। चुनाव के बाद ही जो है भाई साहब का मुंडा क्या हो गया था, खराब हो गया था। तो दो राष्ट्र के सिद्धांत को अपना क्या है, मुख्य एजेंडा घोषित किया, बनाया।
इन्हें कायदे आजम या महान नेता भी कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। जिन्ना पहले कांग्रेस के उदारवादी नेता थे। 1940 का लाहौर प्रस्ताव इनके नेतृत्व की क्या थी, जीत थी, और इसी में जो है पाकिस्तान के लिए अलग बात की हुई थी। 16 अगस्त 1946 को उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पूछा जाएगा आपसे। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया था, और चुनौती भी दी हुई थी कि अगर जो पाकिस्तान को अलग नहीं बनाया तो हम 16 अगस्त को क्या करेंगे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, मतलब सीधी मारपीट होगी। ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे, प्रधानमंत्री नहीं बने थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा हुआ था? तो ये बात जो है सरोजनी नायडू ने कहा हुआ था। तो हंसना नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बात उस समय की है, ये 1930 के मतलब जब की बात है, जब किसी भी हालत में जो है जिन्ना बात ही नहीं करता था। किस बारे में? मतलब विरोधी के बारे में, वो धर्म को जानता ही नहीं था, मतलब कि हिंदू मुस्लिम को, ठीक है। तब की ये बात कही हुई थी सरोजनी नायडू ने, तब बात ये कही हुई थी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। गांधी जी के आगमन के बाद ही जो जिन्ना के विचार बदले हुए थे। सरोजनी नायडू को देखेंगे तो सरोजनी नायडू के बारे में देखिएगा। 1916 के लखनऊ समझौते के समय जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए महान कार्य किया था, ठीक है। जब लखनऊ समझौता हुआ था, आपको पता है ना कि एक तरफ जो है मुस्लिम लीग ने आरक्षण की मांग की हुई थी, तो उस समय लखनऊ समझौता में जो है इन्होंने एकता के लिए क्या किए थे, तमाम महान कार्य किए हुए थे। अब जो क्या करते हैं विरोधी के लिए, जिसने नायडू को क्या किया था, प्रभावित किया था। इसी बात से जो है नायडू ने क्या कहा हुआ था इन्हें, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा हुआ था। सरोजनी नायडू को क्या कहते हैं, भारत कोकिला कहते हैं, या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी 1925 में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 2026-25 के पेपर के लिए ये, क्यों? क्योंकि 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सरोजनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। लखनऊ समझौता कांग्रेस और लीग के बीच में हुआ था। जिन्ना उस समय तिलक और गोखले के क्या थे, बहुत करीब थे। कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ किसने व्यक्त किया हुआ था? तो ये बात की अगर की जाए कि ये बात किसने कही हुई थी, मोहम्मद इकबाल द्वारा जो है ये बात कही गई थी। और मोहम्मद इकबाल ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1930 में जो है पाकिस्तान का क्या दिया हुआ था, मतलब एक अलग राष्ट्र का विचार दिया हुआ था इलाहाबाद के अपने लीग के अधिवेशन में। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे, सीमांत गांधी कहते हैं। लाल कुर्ती दल इन्हीं का है, खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल। इन्होंने ही कहा था कि गांधी जी और नेहरू जी ने अच्छा नहीं किया, हमें भेड़ियों के मुंह में सौंप दिया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है, करमचंद गांधी। चलिए सर मोहम्मद इकबाल की बात करें, नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उल्लेख किया है कि इकबाल ने उनसे यह बात कही हुई थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कहाँ पर मिलता है कि नेहरू एक देशभक्त है और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ, यह बात कहाँ पर मिलती है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मिलती है। और यह पुस्तक किसकी है, जवाहरलाल नेहरू जी की है। इसमें जिक्र करते हैं कि मोहम्मद इकबाल ने मुझसे ये बात कही हुई थी। रामबाण फैक्ट देखिएगा, नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया अहमदनगर जेल में लिखी गई थी जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर। इकबाल ने नेहरू के आधुनिक दृष्टिकोण की सराहना की हुई थी। तो मोहम्मद इकबाल ने आधुनिकता, नेहरू जी जो है काफ़ी आधुनिक थे। जो IIT वगैरह हैं, IIM नेहरू जी द्वारा ही बनवाए गए थे। मंदिर के स्थान पर उन्होंने बांधों को जो है प्राथमिकता दी थी। जिन्ना का दृष्टिकोण अधिक सांप्रदायिक और सत्ता केंद्रित था। नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। मुसलमानों के लिए पृथक देश प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ पर हुई थी, मतलब एक अलग देश की बात जो है पहली बार कहाँ पर हुई थी? तब आपका जवाब होगा मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के भाषण में हुई थी। और ये कैम्ब्रिज पैम्पलेट 1933 का है, और ये 1940 में जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत आएगा। तो सबसे पहले कहाँ पर हो जाएगा, 1930 में हो जाएगा। 1930 का जो है ये इलाहाबाद जो भाषण था, किसका भाषण था, मोहम्मद इकबाल का। पहली बार जो है क्षेत्रीय आधार पर मुस्लिम राष्ट्र की आवश्यकता बौद्धिक रूप से प्रस्तुत किया था, ये ध्यान रखना। मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि इस्लाम को एक क्षेत्र की आवश्यकता है। उस समय पाकिस्तान शब्द अस्तित्व में नहीं था, और 1930 के दशक में जो है लीग का पुनरुत्थान का समय था।
इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल ने की हुई थी। ये कांग्रेस का अधिवेशन नहीं, ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन है। लास्ट प्रश्न है आज का, और आपसे पूछा जा रहा है नाउ और नेवर पैम्पलेट जो है किसने लिखा हुआ था? तब आप क्या बताएंगे? चौधरी रहमत अली ने। और ये 1933 में इसी में क्या किया गया था? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, 1930 में पहली बार पाकिस्तान का विचार। तो ये बातें ध्यान रखना है। आज भी पाकिस्तान में रहमत अली को सम्मान दिया जाता है। 1933 में जारी इस पंपलेट ने भारतीय राजनीति में पाकिस्तान की मांग को पहली बार रखा था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और रहमत अली का जन्म पंजाब भारत के होशियारपुर में हुआ था। पंपलेट का शीर्षक था क्या हम हमेशा के लिए मिट जाएंगे, और पाकिस्तान इसी में जो है दिया गया था। इन्होंने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की स्थापना की हुई थी। जिन्ना ने 1940 तक गंभीरता से नहीं लिया था। 1940 के बाद जो है इसी बात पर राजनीति की हुई थी। और चलिए, अभी प्रश्न खत्म नहीं हुए हैं, पर्याप्त प्रश्न है यार। 1940 में जो है मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के प्रस्ताव किसने रखा हुआ था? मतलब जब मुस्लिम लीग का 1940 में अधिवेशन हुआ तो उसमें पाकिस्तान का प्रस्ताव किसने लिखा हुआ था? तो ये जो है खली कुज्जुमा के समर्थन ने किया था, और फजलुल हक के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था कि मतलब क्या किया जाए, अलग पाकिस्तान बनाया जाए। इसके लिए जो है मुस्लिम लीग का क्या हुआ था, 1940 में अधिवेशन हुआ था। और यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लाहौर अधिवेशन में हुआ था। और इसी लाहौर में जो है इन भाई साहब ने क्या किया था? सबसे पहले प्रस्ताव रखा, और इन भाई साहब ने इसका क्या किया? समर्थन किया था। किसके लिए? पाकिस्तान के सृजन के लिए। मोहम्मद अली जिन्ना पता है आपको, और रहमत अली का नाम भी ध्यान रखना। तीनों अच्छे शब्द हैं। द्विराष्ट्र का सिद्धांत बार बार करवा रहा हूँ, प्रश्न आएगा फिर गलत हो जाएगा तो फिर माफ़ी नहीं मिलेगी। मोहम्मद इकबाल ने, ये 1940 का सिद्धांत है। मोहम्मद इकबाल ने 1930 के जो है इलाहाबाद अधिवेशन में क्या किया? पाकिस्तान का पहली बार विचार दिया। अलग राष्ट्र का मतलब विचार दिया था। पाकिस्तान शब्द तो था ही नहीं उस टाइम पर, मतलब कि अलग एक मुस्लिम के लिए अलग क्षेत्र चाहिए। रहमत अली ने 1933 में क्या किया? पाकिस्तान शब्द दिया हुआ था। पाकिस्तान शब्द दिया हुआ था। पंजाब, अफ़गानिस्तान, कश्मीर और सिंध और बलूचिस्तान, और इन्होंने क्या किया था? 1940 में जो है प्रस्ताव प्रस्तुत किया हुआ था लाहौर अधिवेशन में। चलिए, फजलुल हक जो है प्रस्तुत करता है, खली कुज्जुमा क्या है? समर्थक हैं। 22 मार्च 1940 को जो है लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हुआ था। और ये कौन? इन्होंने, जो फजलुल हक को शेर बंगाल भी कहा जाता है, इसे आधिकारिक तौर पर लाहौर प्रस्ताव कहा जाता है। जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की थी इसी अधिवेशन में। इसमें स्वतंत्र राज्यों, बहुवचन की बात कही गई थी। स्वतंत्र राज्यों यानी कि भारत और पाकिस्तान दो की बात की गई थी। 23 मार्च को आज भी पाकिस्तान में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पर 26 जनवरी भी मनाया जाता है, क्योंकि ये 23 मार्च के दिन क्या किया गया था? पारित किया गया था 40 को। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? पाकिस्तान प्रस्ताव, समझ रहे हो ना? पाकिस्तान प्रस्ताव, देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछता है पाकिस्तान प्रस्ताव को लेकर के, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसके बाद जीवन में गलती नहीं होगी। पाकिस्तान प्रस्ताव के बारे में देखना कितनी बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, अगर बात करें कि इसकी रूपरेखा किसने तैयार की हुई थी, रूपरेखा, ठीक है। दूसरी बात करें कि इसे प्रस्तुत, ठीक है, प्रस्तुत किसने किया था, और पहली बार जो है प्रस्तुत कहाँ किया गया था, और इसका फिर समर्थन किसने किया। फिर यह पारित जो है, फिर क्या हुआ? यह पारित हुआ, और फिर क्या हुई? इसकी डिटेल में व्याख्या किसने की? इतने प्रश्न ध्यान रखना, कभी गलती नहीं होगी। देखिए, तो पाकिस्तान के प्रस्ताव की रूपरेखा की अगर बात की जाए तो किसने तैयार की थी? ये सिकंदर हयात खान ने तैयार की हुई थी। सिकंदर हयात खान पता है ना आपको? जी हाँ, सिकंदर हयात खान जो पंजाब के प्रमुख नेता थे, सिकंदर हयात खान ने तैयार की हुई थी। प्रस्तुत किसने किया हुआ था? तब आप कहेंगे कि इसको जो प्रस्तुत किया हुआ था फजलुल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अभी हमने क्या किया था, ये नाम पढ़ा हुआ था कि
अगर आपसे पूछे प्रस्तुत किसने किया हुआ था, अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा था, फजलुल हक द्वारा क्या किया गया था, इसे प्रस्तुत किया गया था फजलुल हक द्वारा। और ये कहाँ पर प्रस्तुत किया गया था, तो ये लाहौर अधिवेशन में जो है ये चीज़ें सब हो रही थी, सभी लाहौर अधिवेशन की है जो कि 1940 का है। समर्थन किसने किया था, तो जब समर्थन की बात आएगी तो खली कुज्जुमा ने क्या किया था, समर्थन किया था। ये ध्यान रखना वरना किताब में समझ में नहीं आएंगे। खली कुज्जुमा ने जो है क्या किया था, इसका समर्थन किया था। खली कुज्जुमा ने क्या कर दिया, समर्थन कर दिया, प्रस्तुत कर दिया फजलुल हक ने। और कहाँ की बात है, लाहौर षड्यंत्र की। और पारित जो है कहाँ पर हुआ था, ये 1940 का जो लाहौर अधिवेशन था 1940 में, वहीं पर पारित किया गया। व्याख्या किसने की, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी जो क्या की, विस्तृत व्याख्या की। इसी को जो है क्या कहा गया, द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा गया। तो ये बातें ध्यान रखना। और रहमत अली ने क्या दिया था, 1933 में जो है नाउ और नेवर पैम्पलेट में क्या दिया था, पाकिस्तान शब्द दिया हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत, फजलुल हक ने क्या किया था, प्रस्तुत किया था पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव। तो इतनी बातें आप ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो सिकंदर हयात खान ने क्या किया था, पंजाब के जो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने क्या किया था, इसका प्रारूप या ड्राफ्ट तैयार किया हुआ था। और रामबाण प्रश्न देखिएगा, सिकंदर हयात खान पंजाब के जो यूनियनिस्ट पार्टी के नेता थे, वे पंजाब के वो पाकिस्तान के कट्टरपंथी विचार के पक्ष में नहीं थे। फजलुल हक ने इस प्रस्ताव को पेश किया था। खली कुज्जुमा ने इसका क्या किया था, समर्थन किया था। जिन्ना ने इसे अपनी कूटनीति का मुख्य हथियार बनाया था। वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने अपना पाकिस्तान दिवस मनाया हुआ था, तो क्या बताएंगे कि ये जो है 23 मार्च 1943 की तिथि को जो है ये मनाया हुआ था। लाहौर जो है, लाहौर प्रस्ताव 23 मार्च 1940 की वर्षगांठ पर जो है लीग ने देशव्यापी पाकिस्तान दिवस मनाने की घोषणा की। देखिए लाहौर प्रस्ताव 23 मार्च को पारित किया गया था, इसलिए उन्होंने जो है इस दिन को जो है महत्व दिया था। हालांकि मनाया कब गया, 1943 में, लेकिन ये पारित कब हुआ था, 23 मार्च के दिन 1940 में। फैक्ट देखिएगा, यह लीग द्वारा अपनी शक्ति का एक प्रकार का प्रदर्शन का तरीका था। मतलब क्या करना है, दिवस मनाना। 1943 में कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। ठीक है, तो जो कराची अधिवेशन था पाकिस्तान की मुस्लिम लीग का, उसने क्या नारा दिया था, बांटो और छोड़ो, मतलब भारत से बांटो और उन्हें छोड़ो। लीग अब पूरी तरह से विभाजन पर अड़ गई थी। इस समय तक कांग्रेस के अधिकांश नेता कहाँ पर थे, जेल में थे। इसी वर्ष जिन्ना का कद लीग में क्या हो गया था, सर्वोच्च हो गया था। तो चलिए भाई, जिन नेताओं ने कभी जो है हिंदू मुस्लिम एकता के दम पर जो क्या कहा था, देश में आंदोलन चलाया था, और अंतिम समय पर जो क्या हो गया, ये धर्म की राजनीति हो जाती है। तो चलिए, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना था, तो ये हम कहानी बता चुके हैं कि भाई व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों किया था, बड़ा आंदोलन क्यों नहीं किया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह ध्यान रखिएगा, 1940 में गांधी जी का ये एक सत्याग्रह था। और इसमें बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग जो इसमें भाग नहीं लेंगे, अकेले व्यक्ति क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, एक एक व्यक्ति सत्याग्रह करेंगे। मतलब क्या था, एक प्रकार का ये गांधी जी का मानना था कि मतलब विरोध जारी रहना चाहिए, ये था। तो गांधी जी ने जो अपना प्रथम सत्याग्रही चुना था वो थे आचार्य विनोबा भावे जी, और दूसरे जो सत्याग्रही थे वो थे जवाहरलाल, और जो तीसरे सत्याग्रही थे वो थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, ब्रह्मदत्त, तीनों नाम ध्यान रखना है। तो पहले कौन हो जाएंगे, विनोबा भावे हो जाएंगे। इन्होंने पवनार आश्रम महाराष्ट्र में सत्याग्रह किया हुआ था। विनोबा भावे, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। किसके, उसमें अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव एक प्रकार का चूरन था और इसमें जो है कोई खास बात नहीं थी। तो देखिएगा यहाँ पर अगर प्रथम सत्याग्रही पूछेंगे तो वो कौन थे, विनोबा भावे जी थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे सत्याग्रही कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। इसे दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। कौन से सत्याग्रह को, व्यक्तिगत सत्याग्रह को। विनोबा भावे ने पवनार आश्रम से क्या की थी, इसकी शुरुआत की हुई थी सत्याग्रह की व्यक्तिगत। विनोबा भावे ने जो है भूदान आंदोलन चलाया था 1951 में। चलिए अपने पास में जो है अब लास्ट प्रश्न है आज का, सर्वोदय शब्द का प्रयोग किसने किया था। सबसे पहली बात जो है, सर्वोदय शब्द, देखिए दोनों सर्वोदय का विचार भाई जयप्रकाश नारायण जी का भी है और महात्मा गांधी जी का भी है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है
चूँकि महात्मा गांधी क्या हैं, ये पहले के व्यक्ति थे, तो इसमें क्या करेंगे आप, महात्मा गांधी करेंगे। हालांकि सर्वोदय का मतलब क्या था, गांधी जी के अनुसार कि जो विकास की धारा में सबसे जो नीचे खड़ा हुआ है, अंतिम व्यक्ति का जो विकास क्या है, वही क्या है, सर्वोदय। इसका अर्थ होता है सबका उदय। गांधी जी सर्वोदय की दृष्टि से ग्राम स्वराज पर आधारित थी। मतलब जो गांधी जी की ये नज़र थी, सर्वोदय यानी सबका उदय हो, तो ग्रामों को, गांवों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। गांधी जी ने रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट के अनुवाद के लिए सर्वोदय शब्द का प्रयोग लिया था। तो ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गांधी जी ने सर्वोदय का विचार जो है कहाँ से लिया हुआ है, किस पुस्तक से। तो आप क्या बताएंगे, अनटू दिस लास्ट पुस्तक से लिया हुआ, जो कि किसकी है, रस्किन की पुस्तक है। सर्वोदय का अर्थ होता है सभी का उदय, वेलफेयर ऑफ ऑल। विनोबा भावे ने आज़ादी के बाद जो है इसे जन आंदोलन बनाया था। जयप्रकाश नारायण ने जो है सर्वोदय योजना पेश की थी, और यह अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय पर केंद्रित है। और अंत्योदय का विचार यही देंगे आगे चल करके राम मनोहर लोहिया, क्योंकि वह भी जो है गांधीवादी नेता ही हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्या होता है, अपना आज का सेशन होता है। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होंगी, और अपनी जो है योग्यता और क्षमता के अनुसार अपन ने क्या किया है, इसे पूरा किया है। चलिए, धन्यवाद।